हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम अये मेरे सनम। ये एक नई कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, नशीली रात। श्री गणेशाय नमः। हेलो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट नॉवल। प्लीज सपोर्ट मी। ऑस्ट्रेलिया हयात होटल का वीवीआईपी प्रेसिडेंशियल स्वीट। एक लड़की शावर के नीचे ठंडे पानी में नहा रही थी। शायद उसे हैवी डोज ड्रग्स दिया गया था। उसे लड़की पर ठंडी पानी का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे ठंडे पानी में उसे लड़की का गोरा बदन सोने की तरह खूब चमक रहा था। थोड़ी देर बाद वह लड़की शावर लेकर बाहर आई। उसे लड़की पर ड्रग्स का असर कम हो तो हुआ नहीं दिख रहा था, इसलिए उसे लड़की ने अर्जेंटली अपने असिस्टेंट को कॉल किया और कहा, वेयर इज द डॉक्टर? यू हैव ओनली 5 मिनट्स देन आई विल किल यू। इतना कहकर उसे लड़की ने फोन रख दिया और वहां उसे लड़की की चीख गूंज उठी। तभी उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट का रूम नॉक हुआ। उसे लगा डॉक्टर आ गया, इसलिए उसने जल्दी से डोर खोला। जैसे ही उसने डोर खुला, डोर पर तकरीबन 28 साल का एकदम हॉट एंड सेक्सी आदमी खड़ा था। उसका 3 पीस सूट में कसा हुआ बदन, उसके बिल्कुल ब्लैक हेयर, दूध की तरह गोरा रंग, शार्प फीचर्स और जॉलाइन, उसकी वह घनी पलके उसे एकदम कातिलाना लुक दे रही थी। पर वह भी नशे में लग रहा था। शायद उसे भी ड्रग्स का डोज दिया गया था। जैसे ही डोर खुला वह अंदर आ गया और डोर बंद कर दिया। फिर पीछे मुड़ा और उसे लड़की को देखने लगा। उसकी नजरें उसे लड़की पर टिक गई। शायद उसे लड़की ने डोर खोलने से पहले ध्यान नहीं दिया था कि वह सिर्फ इनरविया में थी। अब माहौल में गर्मी बढ़ने लगी थी। दोनों के बदन में सरसराहट सी दौड़ गई। फिर भी उसे लड़की ने इस बात को इग्नोर करते हुए उसे आदमी से पूछा, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? एनीथिंग आई डोंट केयर बट जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। उसके इस तरह चिल्लाने से उस आदमी ने उसे लड़की का मुंह बंद कर दिया। इसकी वजह से वह दोनों बेहद करीब आ गए। इसकी वजह से दोनों के बदन आपस में टकराने लगे और वह दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित महसूस करने लगे। वैसे भी उन्हें हाई डोज दिया गया था, जिसकी वजह से वह दोनों अपने कंट्रोल में नहीं थे। जैसे ही उन दोनों की बदन आपस में टकराए, उन दोनों की आंखें मिला। कुछ समय तक वह दोनों एक दूसरे में खो गए। लगभग 2 मिनट तक वह वैसे ही रहे, पर जल्दी ही वह लड़की अपने होश में आ गई और बोली, हु आर यू? आई डोंट केयर बट प्लीज गेट आउट। इफ यू डोंट देन आई विल मेक श्योर दैट यू विल डेफिनेटली रिग्रेट। उसकी इस तरह से बार बार गेट आउट खाने से वह इरिटेट हो गया। अरे, वह उसके बाल पकड़ के उसके एकदम करीब आ गया। उन दोनों के होंठ एक दूसरे से टच हो रहे थे। उन दोनों की सांस एक दूसरे में घुल रही थी। उसे लड़के के इस मूव की वजह से माहौल और भी इंटेंस हो गया। अब उन दोनों का सेल्फ कंट्रोल एकदम चरम सीमा पर था और आखिरकार वह टूट गया और उन दोनों की होंठ एकदम से मिल गए। एक पल को ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। जैसे ही उन दोनों के होंठ मिले, उन दोनों की बदन में गर्माहट दौड़ गई। अब वह आदमी उसे लड़की को डीपली और सॉफ्टली किस करने लगा। वह लड़की भी अब बेहकने लगी थी। धीरे धीरे वह लड़की भी उसे किस में इन्वॉल्व हो गई। धीरे धीरे वह दोनों वाइल्ड होने लगे। किस करते हुए उसे आदमी ने उस लड़की के दोनों पैर ऊपर उठा लिए और उसे लड़की ने भी अपने पैर उसे आदमी के कमर से लपेट लिए। धीरे धीरे वह दोनों बेड की तरफ जाने लगे। लगभग 30 मिनट बाद दोनों एक दूसरे अलग हुए। दोनों के होंठ बिल्कुल सूख चुके थे। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उसके बाद उस आदमी ने उस लड़की के कोलर बोन किस करना शुरू कर दिया। वह बहुत वाइल्ड हो गया था। उसका दायां हाथ धीरे धीरे उसकी आहें गुजरने लगी। उसकी सिसकियां से वह आदमी और मदहोश होने लगा। धीरे धीरे उन दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर कुछ खट्टे खट्टे बॉडीगार्ड एक आदमी को ढूंढ रहे थे। एक बॉडीगार्ड ने दूसरे से कहा, कहाँ गया हो? अब हम क्या करें? अगर वह नहीं मिला तो बस में मार डालेंगे। तो दूसरे ने कहा, इसलिए तो जल्दी ढूंढो चलो। ऐसा कहते की थी वह लोग दूसरे और ढूंढने चले गए। जब काफी वक्त तक उन्हें कोई नहीं मिला, तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड ने घबराते हुए किसी को फोन किया और कहा, बॉस हमें कोई नहीं मिला, शायद वह कहीं चला गया, शायद किसी रूम में। सामने से किसी आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, What the hell? ऐसे कैसे कहीं चला गया? मैं तुम्हें उसे पर नजर रखने के लिए कहा था। तुम वहां क्या कर रहे थे? ऐसे ही वह थोड़ी देर तक वह चिल्लाता रहा। फिर खुद को शांत करते हुए उसने कहा, ढूंढते रहो, अगर ना मिले तो मुझे बताना। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। वही किसी अंधेरे रूम में वही फोन वाला आदमी इधर उधर का सामान तोड़ रहा था और कह रहा था, तुम मेरे जल से नहीं बच सकते यशवर्धन कपूर। तो क्या हुआ जो तुम मेरे प्लान से बच गए? तुम मेरे प्लान बी से कैसे बचोगे? इतना कहकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर सिसकियां अभी भी थी। वह आदमी उस लड़की पर हावी था। वह उसके दाएं उभार को सक कर रहा था और बाएं उभार को दबा रहा था। ऐसे ही करते करते वह उसकी पूरे शरीर को किस करने लगा और अपने प्यार के निशान देने लगा। काफी देर तक करने के बाद उसने उस लड़की को देखा। उन दोनों की आंखें मिली तो वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। धीरे से उस आदमी ने उस लड़की की कमर को पकड़ा और थोड़ा एडजस्ट करके उसमें समा गया। इसी के साथ उसे लड़की की चीख निकल गई और उस लड़की की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये देखकर उस आदमी का हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
उसे नहीं लगा था कि उसके नीचे लेटी लड़की वर्जन होगी। वह लड़की अभी भी सीसक रही थी। शायद उसे काफी दर्द हो रहा था। ये देखकर वह आदमी उसे किस करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड तेज कर दी। थोड़ी देर बाद वह लड़की भी उसका साथ देने लगी। लगभग 2 घंटे बाद उस आदमी ने उसे लड़की को अपनी कमर पर बिठा दिया और कहा, नाउ योर टर्न। उसे लड़की ने कहा, व्हाट? शायद उसे लड़की के सामने ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं थी। ये समझकर उस आदमी को काफी खुशी हुई। उस लड़की की वर्जिनिटी मिलने के बाद वह आदमी काफी खुश था, पर फिर भी उसने कहा, व्हाट, क्या सारी मेहनत में ही करूं? इतना कहकर उसने उसे लड़की को अच्छे से एडजस्ट किया और उसमें समा गया। वह लड़की भी उसे आदमी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उसका साथ देने लगी। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। लगभग सुबह के 5 o'clock बजे वह दोनों सो गए। क्या होगा अब आगे? कौन है वह दोनों? क्या वह दोनों अब साथ आ पाएंगे? और कौन था वह फोन वाला आदमी? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, अनएक्सपेक्टेड किस। अब तक आपने पढ़ा। लगभग 2 घंटे बाद उस आदमी ने उसे लड़की को अपनी कमर पर बिठा दिया और कहा, नाउ योर टर्न। उसे लड़की ने कहा, व्हाट? शायद उसे लड़की के सामने ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं थी। ये समझकर उस आदमी को काफी खुशी हुई। उस लड़की की वर्जिनिटी मिलने के बाद वह आदमी काफी खुश था, पर फिर भी उसने कहा, व्हाट, क्या सारी मेहनत में ही करूं? इतना कहकर उसने उसे लड़की को अच्छे से एडजस्ट किया और उसमें समा गया। वह लड़की भी उसे आदमी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उसका साथ देने लगी। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। लगभग सुबह के 5 o'clock बजे वह दोनों सो गए। अब आगे। अगले दिन सुबह सुबह सूरज की रोशनी पर्दों से छानकर उनके चेहरे पर पड़ रही थी। धीरे धीरे उसे लड़की की आंखें खुली और उसने अपना सर पकड़ लिया। शायद उसे सर में तेज दर्द हो रहा था। उसे लड़की की अचानक की गई मूवमेंट की वजह से उसे आदमी की भी नींद टूट गई और वह दोनों एक साथ बेड पर उठकर बैठ गए। अपने पास किसी और के होने का एहसास पाकर वह दोनों सतर्क हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब उन दोनों ने एक दूसरे की हालत देखी तो उनकी आंखें फैल गई और वह दोनों एक दूसरे से दूर हट गए। जब उन दोनों ने फिर से अपनी हालत देखी तो वह दोनों एक साथ ब्लैंकेट की तरफ झपट पड़े। एक साथ ब्लैंकेट की तरफ जाने की वजह से वह दोनों एक साथ बेड पर गिर पड़े। इसी के साथ वह दोनों एक बार फिर एक दूसरे पर के करीब हो गए और वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। उस लड़की की घनी पलकें के उस आदमी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। उसका गोरा रंग, लंबे काले बाल, गुलाबी पनखुड़ियां जैसे होठ, वह आदमी उन होठों को एक बार फिर से किस करना चाहता था। कुछ सेकंड्स बाद ही वह दोनों होश में आए और उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसे आदमी ने झटके से ब्लैंकेट खींची और झट से वॉशरूम में घुस गया। इस तरह ब्लैंकेट खींचे जाने से वह लड़की की निशब्द रह गई और उसने अपने शरीर को अपने हाथों से ढक लिया। कुछ समय लगा उसे अपने आप को शांत करने में, पर जल्दी ही उसने अपने आप को शांत कर लिया और उसने बेड के नीचे पड़े कपड़े उठा लिए और जल्दी से पहन लिए। फिर वह बेड पर बैठकर सोचने लगी कि कल रात क्या हुआ था। काफी देर तक सोने के बाद उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। फिर उसे काफी गुस्सा आने लगा कि कैसे एक अजनबी उसकी कमरे में आ सकता है और वह कुछ ना कर सकी, पर वह उस आदमी की कहीं ना कहीं शुक्रगुजार भी थी कि उसने उसकी मदद की, वरना पता नहीं उसकी क्या हालत होती। फिर वह उस आदमी के बारे में सोचने लगी। उसके शॉप फीचर्स, गोरा रंग, काले बाल, ब्राउन आइज, घनी पलके, उसका चाम ही ऐसा था जैसे किसी रियासत का राजा हो। दूसरी तरफ वॉशरूम के अंदर वह आदमी शावर के नीचे खड़ा था। उसने अपना सर पकड़ लिया था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि कल रात क्या हुआ था। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। फ्लैशबैक। वह यानी हर्षवर्धन कपूर, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर, जिसका लगभग आने वाले समय में प्रेसिडेंट बनना तय था, वह फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर था, पर मौसम खराब होने की वजह से उसे अर्जेंटली इस होटल में रूम बुक करना पड़ा। वह आदमी लेजेंडरी हर्षवर्धन कपूर था। कपूर फैमिली दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट फैमिली में आती है। इंडिया में कपूर फैमिली को भगवान माना जाता है। इंडिया में कपूर फैमिली से पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना। कपूर फैमिली के कर्ट हेड मिस्टर आर्यवर्धन कपूर, उम्र 75 साल। इन्हें बिजनेस की दुनिया का लेजेंड माना जाता है। इनकी पत्नी सुप्रिया कपूर की मौत लगभग 12 साल पहले हो चुकी है। इनके इकलौते बेटे का नाम जयवर्धन कपूर है। जयवर्धन कपूर इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन है। इनकी उम्र लगभग 55 साल है। ये फिलहाल कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। इनकी पत्नी का नाम सीमा कपूर है, उम्र 47 साल। यह अपने समय की टॉप सोशलाइट थी। यह अपना खुद का फैशन स्टूडियो चलाती है। इनके 3 बेटे हैं। बड़े बेटे नायक हर्षवर्धन कपूर, उम्र 28 साल। यह फिलहाल इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है। दूसरे बेटे यशवर्धन कपूर, उम्र 28 साल। यह फिलहाल कपूर ग्रुप का इंडस्ट्रीज के सीईओ है। कपूर ग्रुप का इंडस्ट्रीज इंडिया के इकोनॉमी में 75% रोल प्ले करती है। हर्षवर्धन और यशवर्धन दोनों जुड़वा है। ये दोनों लगभग एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। तीसरे बेटे कबीर कपूर, उम्र 25 साल। यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जाने माने सितारे हैं। इन्होंने अपने 5 साल के करियर में 20 से ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। फिलहाल कपूर फैमिली के तीनों बेटे अखंड सिंगल है। क्यों पता नहीं, शायद इन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती, या शायद जो भी मिलती है सिर्फ उनके पैसों के पीछे भागती है, इसीलिए इन्हें लड़कियों में जल्दी इंटरेस्ट नहीं आता। ओके, कम टू द स्टोरी।
हर्षवर्धन आज ऑस्ट्रेलिया दौरे से इंडिया वापस जा रहा था, पर मौसम खराब होने की वजह से उसे इमरजेंसी इस होटल में रुकना पड़ा, पर वह नहीं जानता था कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। उसी के कुछ गद्दार गार्ड ने उसके वाइन में हाई डोज ड्रग्स मिला दी थी। जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर उसे हो चुकी थी। उसके रूम में किसी लड़की को प्लांट किया गया था उसे बदनाम करने के लिए, पर वह सही समय पर उसे रूम से निकल आया। हाई डोज ड्रग की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह इस रूम में पहुंच गया। फ्लैशबैक एंड। अब वह उसे लड़की का शुक्रगुजार था कि उसने उसकी मदद की, पर फिर उसके दिमाग में आया कि क्या ये लड़की भी इस साजिश का हिस्सा थी। ये बात दिमाग में आते ही उसने जल्दी से शावर लिया और बाथरोब पहन लिया। फिर वह बाहर आया और उस लड़की के सामने खड़ा हो गया। वह लड़की सोफे पर बैठी किसी सोच में गुम थी। उसने उस लड़की की बाह को पकड़ लिया और कहा, किसके साथ मिलकर तुमने ऐसी साजिश रची? कौन है इसका मास्टरमाइंड? यशवर्धन के बेबुनियाद इल्जाम सुनकर उस लड़की को तेज गुस्सा आया। उसने झटक कर अपनी बाहों को छुड़ाया और कहा, लिसन मिस्टर, आई डोंट नो व्हाट यू सेइंग, बट आई जस्ट क्लियर वन थिंग, यू आर इन माई रूम, आई एम नॉट, सो स्टे केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स। सुनिए श्रीमान, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि आप मेरे कमरे में हैं, मैं नहीं, इसलिए अपने शब्दों के बारे में सावधान रहें। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। हर्षवर्धन ने कहा, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं? उसे लड़की ने कहा, I know you are Harshvardhan Kapoor, India's defense minister, but do you know who I am? Sanam Malik. Don't mess with me, you will definitely regret it. मैं जानती हूं आप हर्षवर्धन कपूर है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, पर क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? सनम मलिक। मेरे साथ मत उलझो, तुम्हें निश्चित रूप से पछतावा होगा। उसका नाम सुनकर हर्षवर्धन कुछ समय तक स्तब्ध खड़ा रहा। सनम मलिक हर देश में जाना माना नाम था। वह एक यूरोपियन बिजनेस वुमेन थी। वह मलिक कॉरपोरेशन की फाउंडर थी। उसने महज 15 साल की उम्र में इस कंपनी की शुरुआत की थी। आज वह भी दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में शामिल थी। स्पेशली उसका बिजनेस वेपन्स में चलता था, इसलिए उसे वेपन्स क्वीन कहा जाता था। उसके कंपनी में बनने वाले हथियारों की हर देश में मांग थी। वह कौन थी? उसके माँ बाप कौन थे? वह कहां से आई थी? ये बात किसी को नहीं पता। हर्षवर्धन ने कहा, क्या चाहती हो तुम? सनम ने बिना किसी एक्सप्रेशन की हर्षवर्धन की आंखों में देखकर कहा, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग बट थैंक यू फॉर योर सर्विस, हियर इज योर फी। मैं कुछ नहीं चाहती बट तुम्हारी सर्विस के लिए थैंक यू, ये रही तुम्हारी फीस। इतना कहकर उसने अपने बैग से एक चेक निकला और उसे पर 50 करोड़ का अमाउंट लिखकर उसे पर साइन कर दिया और उसे दे दिया। सनम ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, एक्चुअली योर सर्विस पेमेंट फॉर वन नाइट शुड बी 25 करोड़ रुपीज, बट आई एम गिविंग यू डबल द अमाउंट। वैसे तो तुम्हारी सर्विस पेमेंट फॉर वन नाइट 25 करोड़ होनी चाहिए, पर मैं तुम्हें डबल दे रही हूं। इतना सुनकर हर्षवर्धन को काफी तेज गुस्सा आया, पर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने सनम के पास जाकर कहा, अगर मिस सनम मलिक ने मुझे एडवांस पेमेंट किया है तो मैं अपनी सर्विस जरूर दूंगा। इतना कहकर हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ उसके बालों में डाला और एक हाथ से उसकी चीन पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। सनम के लिए हर्षवर्धन का ये सडन एक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए वह निशब्द रह गई। थोड़ी देर बाद उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, परंतु असफल रही। सनम के इस तरह छटपटाना से हर्षवर्धन उसे डिप और वाइल्ड किस करने लगा। लगभग 5 मिनट तक चटपटाने के बाद वह शांत हो गई। धीरे धीरे वह भी हर्षवर्धन का साथ देने लगी। लगभग आधे घंटे बाद वह दोनों एक दूसरे से अलग हुए। जब सनम होश में आया तब वह हर्षवर्धन को घूरने लगी। क्या होगा अब आगे? सनम अब हर्षवर्धन के साथ क्या करेगी? क्या वह दोनों साथ आ जाएंगे या अब उनके रास्ते अलग हो जाएंगे? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट FM विद द रॉयल क्वीन। आप सब के लिए आज की शायरी पेश है। मिलने के लिए मुलाकात जरूरी तो नहीं, भीगने के लिए बरसात जरूरी तो नहीं, रोशन तेरे ख्यालों से है दुनिया मेरी, रोशनी के लिए चांद जरूरी तो नहीं, रूह से रूह का रिश्ता है टूटेगा नहीं, अब हर रिश्ते में बारात जरूरी तो नहीं, खामोशी समझने का हुनर भी सीख लो तुम, लफ्जों में ही हो हर बात जरूरी तो नहीं, ये सोचकर ही कोई वादा नहीं करते अब, हमेशा एक से हालत हो जरूरी तो नहीं। आज की शायरी कैसी लगी बताइएगा जरूर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, फ्लैशबैक। अब तक आपने पढ़ा, हर्षवर्धन सनम को किस कर देता है। ये देखकर सनम छटपटाना लगती है और उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। सनम को छटपटाते देखकर हर्षवर्धन उसे डिप और वाइल्ड किस करने लगता है। अपनी कोशिशों को नाकामयाब होते देख वह अपनी हार मान लेती है। लगभग 5 मिनट तक शांत रहने के बाद वह भी बहक जाती है और हर्षवर्धन का साथ देने लगती है। लगभग आधे घंटे बाद हर्षवर्धन सनम को छोड़ देता है। अपनी सांसें संभालने के बाद सनम हर्षवर्धन को घूरने लगती है। अब आगे, सनम ने लगभग अपने दांत चबाते हुए कहा, हाउ डेयर यू किस्ड मी। हर्षवर्धन ने सनम के एकदम पास जाकर कहा, हिम्मत तो अभी तुमने मेरी देखी कहाँ है, मेरा बस चले तो मैं, यू नो व्हाट आई मीन। जिसे सुनकर सनम की कान लाल हो गए। वह ब्लश कर रही थी।
हर्षवर्धन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल बरकरार थी। हर्षवर्धन सनम से दूर हुआ और कहा, वैसे मिस सनम मलिक, आप अपनी खातिरदारी और मुझे अपनी सर्विस प्रोवाइड करने का मौका कब देंगी? इतना कहकर उसने अपनी आंख दबा दी। इस वक्त हर्षवर्धन के चेहरे पर काफी दिलकश मुस्कान थी। सनम हर्षवर्धन को अपनी चौड़ी आंखों से देख रही थी। फिर हर्षवर्धन ने बेड के पास पड़े अपने कपड़े उठाए और चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह कपड़े चेंज करके आया और सनम से कहा, फिलहाल मैं चलता हूं मिस मलिक, वैसे आपको मेरी कल रात की परफॉर्मेंस कैसी लगी? आप सेटिस्फाइड है या? इतना कहकर हर्षवर्धन मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, वैसे मैं ये चेक अपने साथ लेकर जा रहा हूं आपकी याद में और हमारी अगली पैशनेट रात का एडवांस समझकर। सी यू सून मिस मलिक। इतना कहकर हर्षवर्धन ने कॉफी टेबल पर पड़ी चेक उठाए और प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर चला गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर आते ही उसने अपनी जैकेट में पड़ी फोन निकाल अपनी सेक्रेटरी मिस टीना को कॉल लगा दिया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और बुक किए गए प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और अपने कोल्ड ऑरा और एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ सोफे पर बैठे कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। कुछ देर बाद डोर नॉक हुआ। उसने कहा, कम इन। अपनी चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट लिए मिस टीना प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर इंटर हुई। मिस टीना लगभग 29 साल की मैच्योर लेडी थी। उनका हल्का सांवला रंग, लंबे बाल उन्होंने पोनीटेल में बंधे हुए थे। मिस टीना ने हर्षवर्धन को गुड मॉर्निंग विश किया और कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? हर्षवर्धन ने अपनी स्ट्रेट एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ मिस टीना की ओर देखा और कहा, मिस टीना, मुझे मिस सनम मलिक की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। आई वॉन्ट ऑल द डिटेल्स अबाउट मिस सनम मलिक, गॉट इट? मिस टीना ने कहा, यस सर। फिर हर्षवर्धन ने कहा, इंडिया जाने की तैयारी करो। मिस टीना ने कहा, यस सर। एनीथिंग एल्स सर? हर्षवर्धन ने अपना करनामे हिलाते हुए कहा, नंबर। यू गो नाउ। मिस टीना ने कहा, थैंक यू सर। इतना कहकर वह प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर चली गई। वह रूम एक वीवीआईपी प्रेसिडेंशियल स्वीट था। उसके बाहर 4 प्रेसिडेंशियल गार्ड तैनात थे। उन्होंने सेक्रेटरी मिस टीना को ग्रीट किया और अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ निगरानी रखने लगे। मिस टीना वहां से अपने रूम में चली गई और हर्षवर्धन का दिया काम करने लगी। वही सनम के रूम के अंदर सनम ने अपनी असिस्टेंट मार्टिन को कॉल किया और कहा, मार्टिन, कम टू द माई रूम क्विकली। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर कल क्या हुआ था इसके बारे में सोचने लगी। फ्लैशबैक। होटल हयात का ग्रैंड बैंक्वेट हॉल। होटल हयात मलिक कॉरपोरेशन के अंदर आने वाला एक 7 स्टार होटल था। मलिक कॉरपोरेशन हर साल अलग अलग देश में चैरिटी ऑक्शन होस्ट करता था। इस साल चैरिटी ऑक्शन ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा शहर में आयोजित किया गया था। स्टेज पर होस्टिंग कर रहा था और अलग अलग कीमती एंटीक चीजों, प्रेशियस ज्वेलरी की बोली लगाई जा रही थी। वही बैंक्वेट हॉल के सबसे आगे मेन टेबल पर एक ब्लैक बिजनेस सूट, ब्लैक हाई हील्स और स्ट्रीट फेस के साथ एक बेहद खूबसूरत और दिलकश लड़की बैठी थी। उसका गोरा रंग, उसका बिना मेकअप का बेदाग चेहरा, शार्प फीचर्स, घनी पलकें, नीली आंखें, उसके पतले गुलाबी होठ, उसकी सिंप्लिसिटी उसको बेहद चार्मिंग बना रही थी। उसके कमर तक आते खुले काले बाल उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रहे थे। उसके आसपास एक बेहद खतरनाक ऑरा फैला हुआ था जिससे सामने वाले को बेहद सफोकेशन फील हो। यह ऑरा सामने वाले को उसके पास आने के लिए रोकता था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे कोई स्वर्ग से आई कोई परी हो, पर उसकी पर्सनैलिटी और उसका ऑरा ऐसा था जैसे वह नरक की रानी हो। वह सनम मलिक थी। उसके थोड़ी दूरी पर मार्टिन बैठा था और चारों तरफ कुछ गार्ड्स खड़े थे। हर साल वह ये चैरिटी ऑक्शन ऑर्गेनाइज करती थी। चैरिटी में इकट्ठा हुआ पैसा अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम और बेसहारा लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल होता था। यह मलिक फाउंडेशन के द्वारा नियोजित किया जाता था। वैसे तो मालिक कॉरपोरेशन की फाउंडर और अध्यक्ष कौन थी ये कोई नहीं जानता था। उसकी फेस बहुत ही कम लोगों ने देखा था। उसका नाम भी दुनिया में बहुत कम लोग जो जानते थे। वह सिर्फ दुनिया में मिस मलिक के नाम से जानी जाती थी। पूरी दुनिया जानती थी मिस मलिक से सिर्फ इस ऑक्शन में मिला जा सकता है, क्योंकि यह ऑक्शन हर 4 साल में एक बार होता था। हर बार यह ऑक्शन अलग अलग शहरों में होता था और इसका शुभारंभ मलिक कॉरपोरेशन की अध्यक्ष अपने हाथों से करती थी। इसलिए दुनिया भर के टॉप बिजनेसमैन के लिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना संभव नहीं था। पूरी दुनिया से कुछ टॉप बिजनेसमैन इस ऑक्शन में इनवाइट किए जाते थे। उन्हें में से एक था हैरी रिचर्ड, ऑस्ट्रेलिया का टॉप बिजनेसमैन और एक फेमस कैसिनोवा। उसे उसका बिजनेस उसके पिता से विरासत में मिला था। वह एक अमीरजादा और सेल्फ ऑब्सेस्ड घमंडी आदमी था। उसे लगता था कि वह सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं। सनम की खूबसूरती ने उसे अट्रैक्ट कर लिया था। उसे लग रहा था कि ये लड़की सिर्फ उसके लिए बनी है, इसीलिए वह उसके पास चला गया। जल्दी ही सनम के एक गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड के इस तरह रुक जाने से हैरी को काफी गुस्सा आया, पर वह शांत रहा। हैरी ने कहा, मिस मलिक। सनम ने उसे गार्ड को इशारा किया तो वह गार्ड पीछे हट गया। सनम नहीं हैरी को सामने की सीट ऑफर की तो हैरी सामने की सीट पर बैठ गया और वेटर को वाइन लाने का इशारा किया। उसने पहले ही अपनी एक गार्ड से वाइन में हाई डोज ड्रग्स मिलाने के लिए कह दिया था।
फिर उसने कुछ बिजनेस की बातें की और अपनी प्रपोजल सनम के सामने रखे। सनम धीरे धीरे वाइन पी रही थी। जब हैरी को लगा कि सनम ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है तो उसने कुछ सोचा और कहा, वैसे मिस मलिक, व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट? इफ यू आर फ्री टुडे, वी कैन बी ऑफ यूज टू ईच अदर, यू नो व्हाट आई मीन। इतना कहकर हैरी ने अपना हाथ सनम की तरफ बढ़ना चाहा, पर तभी उसे मार्टिन की सख्त आवाज सुनाई दी। मार्टिन ने कहा, मिस्टर हैरी रिचर्ड, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, अदरवाइज यू हैव टू पे अ हेवी प्राइस फॉर इट। हैरी के चेहरे पर एक कुटिल फ्लिटी स्माइल थी, वह अब गायब हो गई। उसने मार्टिन से कहा, मिस्टर मार्टिन, यू आर अ सर्वेंट, रिमेन अ सर्वेंट, डोंट टॉक टू योर मास्टर्स। इससे सनम को काफी तेज गुस्सा आया और उसने हैरी को कहा, मिस्टर हैरी रिचर्ड, बी इन योर बाउंड्रीज, आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। ये सुनकर हैरी को काफी तेज गुस्सा आया, पर जब उसका ध्यान वाइन के ग्लास की तरफ गया तो उसकी चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान काफी नेगेटिव वाइब्स दे रही थी। फिर वह अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर वहां से चला गया। उसकी मुस्कान को देखकर सनम को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, इसलिए उसने मार्टिन को कुछ इशारा किया। सनम का इशारा समझकर वह अपने 2 गार्ड के साथ हैरी के पीछे चला गया। क्या होगा अब आगे? क्या यशवर्धन और सनम मिल पाएंगे? क्या होगा दोनों में? होगा इश्क या होगी सिर्फ तकरार? जानने के लिए पते रहिए ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट एफएम विद द रॉयल क्वीन। आज की शायरी आपके लिए पेश है। मुझे पढ़ना आता है और उसे आंखों से जताना आता है। मेरे यार को मोहब्बत है, यह उसके आंखों से नजर आता है। जमाने का नशा नहीं अब मुझ पर उसका फितूर चढ़ा है। संभाल कर चल रहा हूं मैं, उसे इश्क आजमाना आता है। मैं छुपाए फिरता हूं अपनी मोहब्बत की किस्से, और उसकी मोहब्बत का यहां घर घर में अखबार आता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, फ्लैशबैक एंड। अब तक आपने पढ़ा। हैरी एक तीखी मुस्कान के साथ अपनी बेइज्जती का अच्छा पीकर वाहन से चला जाता है। उसकी मुस्कान देखकर सनम को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ तो उसने मार्टिन को कुछ इशारा किया। सनम का इशारा समझकर मार्टिन 2 गार्ड के साथ हैरी पर नजर रखने के लिए चला गया। अब आगे चैरिटी ऑक्शन अब अपने अंतिम चरण पर था। सनम का मूड भी अब ऑफ हो चुका था। कुछ देर बाद उसे अपना सर घूमता हुआ सा महसूस हुआ। उसे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जब उसने अपनी वाइन के ग्लास की तरफ देखा, जो आधा खाली हो चुका था, तो उसकी नजरें कोल्ड हो गई। कुछ सोचकर वह वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके पीछे उसकी गार्ड भी चले गए। सनम के वॉशरूम में जाने के बाद वह गार्ड बाहर पहरेदारी करने लगे। वॉशरूम के अंदर सनम ने अपना ठंडे पानी से चेहरा धोया। जब उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ तब वह बाहर आई और अपनी प्रेसिडेंशियल स्वीट की तरफ जाने लगी और मार्टिन को कॉल करने लगी। कुछ दूर जाने पर ही उसे हैरी दिखाई दिया, जो अपने 6 से 7 गार्ड्स के साथ खड़ा था। अब सनम को सब कुछ समझ में आ गया था। उसे हैरी पर काफी गुस्सा आ रहा था। हैरी ने कहा, ओ मिस मलिक, आई आस्क्ड यू इफ यू आर फ्री टुनाइट, इफ नॉट देन क्लियर योर शेड्यूल, वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन टुनाइट। इतना कहकर उसने अपने गार्ड को इशारा किया। हैरी का इशारा देखकर उसके गार्ड्स सनम की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर सनम और सनम के गार्ड्स सतर्क हो गए। हैरी के गार्ड्स सनम के गार्ड्स के आगे टिक नहीं पाए, वह 5 मिनट से भी कम समय में ढेर हो गए। ये देखकर हैरी को काफी गुस्सा आया और वह सनम की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वह सनम तक पहुंच पाता, मार्टिन सनम के सामने ढाल की तरह खड़ा हो गया। ये देखकर हैरी को मार्टिन पर काफी गुस्सा आया और वह उसे मारने के लिए दौड़ा। ये देखकर मार्टिन ने जल्दी से हैरी के वार को डॉच किया और हैरी के पीछे खड़े होकर उसके गले की एक नस दबा दी। इस वजह से हैरी वहीं बेहोश होकर गिर गया। ये देखकर वह जख्मी गार्ड्स डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, पर सनम के गार्ड्स ने उन्हें वहां से भागने नहीं दिया। सनम ने मार्टिन से कहा, ब्रिंग देम ऑल टू माई सीक्रेट बेस एंड क्लियर ऑल द मेस। इतना कहकर वह लिफ्ट की ओर जाने लगी, पर फिर पीछे मुड़कर उसने मार्टिन से कहा, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, और फिर लिफ्ट से अपने फ्लो पर, जहां पर उसका प्रेसिडेंशियल स्वीट था, वह उसे फ्लो पर चली गई। सनम के जाने के बाद मार्टिन ने एक कॉल किया और कहा, सेंड सम गार्ड्स एंड क्लीन अप द मेस हियर। फिर उसने किसी दूसरे नंबर पर कॉल किया और कहा, डॉक्टर एंथनी प्लीज रीच होटल हयात एज सून एज पॉसिबल। इट्स एन इमरजेंसी प्लीज। मार्टिन की बात सुनकर डॉक्टर एंथनी ने कहा, बट मिस्टर मार्टिन, बिकॉज ऑफ बैड वेदर, ऑल द रोड्स ऑफ कैनबरा सिटी हैव बीन क्लोज्ड। हाउ कैन आई रीच देयर? डॉक्टर एंथनी की बात सुनकर मार्टिन ने कहा, हियर आई डोंट नो हाउ यू विल डू दिस। प्लीज कम एज सून एज पॉसिबल। इतना कहकर मार्टिन ने फोन रख दिया। वह काफी परेशान हो गया था, इसलिए बैकअप के लिए मार्टिन ने होटल मैनेजर से बात की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। करंटली होटल में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तभी मार्टिन को सनम का कॉल आया और उसने मार्टिन से जल्द डॉक्टर लाने को कहा। फ्लैशबैक एंड। सनम ये सब सोच ही रही थी कि रूम के डोर पर नॉक हुआ। उसने कहा, कम इन, तो मार्टिन अंदर आया और उसने कहा, बॉस कार इज रेडी। सनम ने अपना सर हिला दिया और प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर चली गई।
होटल के बाहर आते ही उसे अपनी कार दिख गई मेबाक 57 और उसके आगे और पीछे दो मर्सिडीज बेंज बीच की मेबाक में वह बैठ गई पैसेंजर सीट पर मार्टिन बैठ गया और ड्राइवर जैक नेकर स्टार्ट कर दी। आगे और पीछे की कारों में लगभग 10 से 12 बॉडीगार्ड थे जो हर तरह के वेपन्स लिए थे। वहीं दूसरी तरफ एक एयर इंडिया के जेट के अंदर हर्षवर्धन मिस टीना से उनके काम की अपडेट ले रहा था। हर्षवर्धन ने मिस टीना से कहा जो कहा था वह हुआ। मिस टीना ने कहा यस सर, यह रही मिस सनम मलिक की इंफॉर्मेशन। इतना कहकर मिस टीना ने एक फाइल यशवर्धन की तरफ बढ़ा दी। हर्षवर्धन ने वह फाइल ली और पढ़ने लगा। उसे फाइल में सनम की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि सनम ने 15 साल की उम्र में मलिक कॉरपोरेशन की नींव रखी थी। वह मलिक कॉरपोरेशन की और सीईओ थी। सनम के कुछ करीबी जो हमेशा उसके साथ देखे जाते थे, जैसे कि मार्टिन। सनम की माँ बाप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, वह कौन थी, कहां से आई थी, और उसकी कोई फोटो भी नहीं थी। पर हर्षवर्धन की नजर एक जगह पर टिक गई थी, मैरिटल स्टेटस सिंगल, आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं। ये जानकर हर्षवर्धन को काफी खुशी हुई। वैसे तो हर्षवर्धन को कल रात पता चला गया था कि सनम वर्जन थी, पर यह जानकर कि आज तक सनम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, हर्षवर्धन का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। कुछ सोचकर यशवर्धन ने मिस टीना की तरफ देखा। यशवर्धन ने कहा बाकी की इंफॉर्मेशन कहाँ है। ये सुनकर मिस टीना ने कहा सर, मिस सनम मलिक की इंफॉर्मेशन हाईली सिक्योर्ड की गई है। फिलहाल हम इतनी ही इंफॉर्मेशन निकाल पाए हैं, पर कोशिश जारी है। ये सुनकर यशवर्धन ने मिस टीना को जाने के लिए कह दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। यशवर्धन ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसके सामने सनम का खूबसूरत दिल का चेहरा आ गया। जैसे ही यशवर्धन में सनम के चेहरा दिखा, उसे काफी सुकून महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान मिट गई हो। यह उसके साथ सुबह से हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसके पास कुछ मिलिट्री ऑफिशियल आए। इन्हीं के साथ वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आया था। उन्होंने यशवर्धन के साथ कुछ बात करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ करीब 1 घंटे बाद सनम मलिक कॉरपोरेशन के ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा शहर में स्थित हेडक्वार्टर में पहुंच गई। पार्किंग से होते हुए वह लिफ्ट में गई। उसके साथ उसके 2 मेन बॉडीगार्ड और मार्टिन था। बाकी के बॉडीगार्ड्स पार्किंग में ही खड़े रहे। सनम के लिफ्ट में पहुंचते ही मार्टिन ने बेसमेंट की बटन प्रेस की। सनम के 2 कदम की दूरी पर एक दीवार थी। उसने अपना थंब एक संक्षिप्त जगह पर रख दिया। एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ने सनम का फिंगरप्रिंट स्कैन किया और एक स्क्रीन बाहर आई। फिर सनम की आंखें स्कैन हुई। एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस सुनाई दी, वेलकम क्वीन इन द हेडक्वार्टर नो 19। इसी के साथ वह दीवार 2 भागों में बट गई। सनम, मार्टिन और वह 2 बॉडीगार्ड अंदर की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे सनम अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, वैसे वैसे वहां की लाइट्स ऑन हो रही थी। थोड़ी दूरी पर जाने पर वहां पर कुछ जेल जैसे सेल दिखाई देने लगे। उनमें से हर एक में एक एक आदमी या औरत दिखाई दे रही थी। उनकी हालत काफी अच्छी थी, पर उनके चेहरे पर निराशा, डर, गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। शायद उन्हें कई दिनों से कैद किया गया था, पर उनकी हेल्थ का काफी अच्छा ध्यान रखा जा रहा था। सनम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, उसके सामने से एक लड़की आई। उसका पहनावा काफी फॉर्मल था और वह लड़की काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वह लड़की थी एंजेलिना, वह हेडक्वार्टर 19 की हेड। एंजेलिना ने कहा गुड मॉर्निंग बॉस, तो सनम ने अपना सर हिला दिया। मार्टिन ने कहा वेयर इज ही। एंजेलिना ने कहा बॉस दिस साइड। इतना कहकर एंजेलिना आगे की तरफ चलने लगी। 1 मिनट बाद सनम एक सेल के अंदर कंफर्टेबल चेयर पर रानी की तरह बैठी थी। वहां से हैरी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हैरी ने कहा यू बी, हाउ डेयर यू किडनैप मी, यू हैव टू पे फॉर दिस। पर यह सुनकर भी वहां पर किसी के एक्सप्रेशंस नहीं बदले। सनम ने एंजेलिना से कहा टेक इट्स ब्लड सैंपल एंड चेक इन आवर डेटाबेस टू सी इफ एनी नीड अ पर्सन नीड्स एनी ऑर्गन, डोनेट ऑल हिज ऑर्गन्स एंड गिव रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द मेडिकल कॉलेज। फिर सनम ने हैरी की तरफ देखा और कहा हेलो मिस्टर रिचर्ड। हैरी, जो सनम की बातों से पहले ही घबराया हुआ था, उसने हकलाते हुए कहा लो लुक मिस मलिक, यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। इफ माई डैड कम्स टू नो अबाउट इट, इट विल बी वेरी बैड फॉर यू। ये सुनकर भी सनम शांति, उसने कहा लेट्स सी। इतना कहकर वह उसे सेल से बाहर चली गई। सनम ने एंजेलिना से कहा मिस एंजेलिना, व्हाट आई से मस्ट बी डन, डोनेट ऑल हिज ऑर्गन्स, ओके। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। क्या होगा अब आगे? क्या ये सनम और यशवर्धन की आखिरी मुलाकात थी, या फिर वह दोनों फिर मिलेंगे? क्या होगा जब हरी के बारे में हरी के पिता को पता चलेगा? कौन है एंजेलिना? क्या है हेडक्वार्टर नंबर 19? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट एफएम विद द रॉयल क्वीन। तो आज की शायरी आपकी खिदमत में पेश है। कभी दिल, कभी धड़कन, कभी ख्याल लिख दूं तुम्हें, हवा के परों पर कोई पैगाम लिख दूं तुम्हें। है यकीन मुझे, दूर रहकर भी बहुत करीब हो तुम, बेजान लहूं तेरे बगैर, तू कहे अगर अपनी जान लिख दूं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, ब्लैक ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन।
अब तक आपने पढ़ा। सनम ने एंजेलिना से कहा, मिस एंजेलिना, व्हाट आई सेड मस्ट बी डन। डोनेट हिज ऑल दी ऑर्गन्स। इतना कहकर सनम आगे बढ़ गई। अब आगे। एंजेलिना ने अपन सर हिला दिया। एंजेलिना मलिक ऑस्ट्रेलिया के हेडक्वार्टर की हेड थी। एंजेलिना भी ब्लड ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। ब्लड ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई थी। ब्लड ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका हेड कौन था ये कोई नहीं जानता था। ब्लड ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दुनिया के लगभग 60% अनाथ आश्रम आते थे। उन अनाथाश्रम में से यह ऑर्गेनाइजेशन इंटेलिजेंट, जीनियस और मेहनती बच्चों को एडॉप्ट करती थी। उन सबको एक ही सरनेम दिया जाता था, मलिक। उन सबकी आइडेंटिटी थी मलिक और उन सबकी गर्दन के पीछे एक ड्रैगन का टैटू बनवाया जाता था। उन सभी बच्चों का भरण पोषण, खाना पीना, कपड़ा लत्ता पढ़ाई ब्लड ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती थी। उन्हें अलग अलग स्किल्स सिखाई जाती थी जैसे कि मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, हैकिंग, शूटिंग। उन बच्चों को अलग अलग फील्ड में भेजा जाता था जैसे कि पॉलिटिक्स, बिजनेस, मिलिट्री। आज 2024 मीटर्स दुनिया के लगभग हर कोने में ब्लड ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे, जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे और नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। पर जब भी उनकी ब्लड ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती थी उन्हें हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना पड़ता था। ये सारे मेंबर सनम के लिए काफी लॉयल थे। ब्लड ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन सनम ने अपनी 15 साल की उम्र में शुरू की थी। मलिक कॉर्पोरेशन का 60% स्टाफ ब्लैक ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे। ब्लड ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के लगभग 40 हेडक्वार्टर थे। उनमें से ऑस्ट्रेलिया के हेडक्वार्टर नंबर 19 की हेड मिस एंजेलिना मलिक थी। ऐसे ही हर एक हेडक्वार्टर की एक हेड थे। वह सब मेन हेडक्वार्टर में सनम को रिपोर्ट करते थे। सभी ब्लैक ड्रैगन मेंबर सनम को अपना भगवान मानते थे। वही दूसरी तरफ इंडिया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। हर्षवर्धन का जेट लैंड कर चुका था। एयरपोर्ट पर उसे लेने उसके गार्ड्स आए हुए थे, साथ ही साथ कुछ ऑफिशियल ऑफिसर्स भी। जब मीडिया और पेपराजी को पता चला कि हर्षवर्धन कपूर अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस लौट रहे हैं तो जल्दी ही वह सब एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो गए थे। साथ ही साथ वहां पर हर्षवर्धन के फैंस भी हजारों की संख्या में इकट्ठा हो गए थे, खासकर लड़कियां। इंडिया में हर्षवर्धन का अलग ही क्रेज था। उसका हैंडसम चेहरा, उसका चार्म और सबसे अहम बात उसका स्टेटस। कपूर फैमिली एक ऐसी फैमिली थी जिससे कोई पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कपूर फैमिली का इतिहास लगभग 500 साल पुराना था। जब अंग्रेजों ने भारत पर 150 साल तक राज किया था उस समय भी कपूर फैमिली भारत के अहम और सबसे बड़े जमींदारों में गिनी जाती थी। जब भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए आंदोलन चल रहे थे, चाहे वह हिंसावादी हो या अहिंसावादी, उन्हें 40% फंडिंग कपूर फैमिली की ओर से की जाती थी। जब भारत आजाद हुआ तब भारत की राजनीति में कपूर फैमिली का सबसे अहम योगदान था। आज 2024 यानी पिछले 78 साल में भारत का प्रेसिडेंट कौन होगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सबसे अहम कैबिनेट मंत्रालय संभालेगा, इन फैसलों में कपूर फैमिली का अहम योगदान होता था। पिछले 20 सालों में कपूर फैमिली ने राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत कर दी थी और अपने सबसे बड़े बेटे हर्षवर्धन कपूर को राजनीति के मैदान में उतार दिया था। वहीं उनके दूसरे बेटे ने कपूर फैमिली के बिजनेस को पूरे दुनिया में फैला दिया था। कपूर फैमिली का एक कदम भारत की जीडीपी पर गहरा प्रभाव डालता था। भारत की इकोनॉमी में कपूर फैमिली के दूसरे बेटे का सबसे बड़ा योगदान था। कपूर फैमिली का दूसरा बेटा यशवर्धन कपूर, जिसे आज तक गिने चुने लोगों ने देखा था। बहुत ही कम लोग जानते थे कि हर्षवर्धन और यशवर्धन दोनों जुड़वा थे। दोनों को अगर सामने खड़ा कर दिया जाए तो कोई भी पहचान नहीं सकता था कि कौन यशवर्धन है और कौन हर्षवर्धन है। इसलिए कपूर फैमिली हमेशा सिर्फ हर्षवर्धन को दुनिया की नजरों के सामने रखती थी। कपूर फैमिली के दोनों बेटे इंडिया के सबसे अहम पिलर्स में से एक थे। इसीलिए भारत की लगभग 80% गर्ल्स इन कपूर ब्रदर्स पर फिदा थी। आखिर कौन सी ऐसी लड़की होगी जो पैसा, पावर और सुंदरता के पीछे ना भागती हो। जैसे ही हर्षवर्धन और उसकी टीम एयरपोर्ट से एग्जिट की तरफ पहुंची, उन्हें मीडिया और पेपराजी ने घेर लिया। साथ ही साथ वहां पर पहुंची हजारों की भीड़ भी चिल्लाने लगी और हर्षवर्धन का नाम लेने लगी। भीड़ को हर्षवर्धन के पास आते देख उसके गार्ड ने उसे घेर लिया और भीड़ को हटाने लगे। ये देखकर हर्षवर्धन ने अपने गार्डों को हटने का इशारा किया और खुद उन सब की ओर जाकर उन्हें संबोधित किया। फिर मीडिया और पेपरासी ने उसे ऑस्ट्रेलिया दौरे के संबंधित और आगे आने वाले समय में भारत की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से कौन से कड़े खत्म होता उठाए जाने वाले हैं, इस बारे में सवाल पूछने लगे। हर्षवर्धन ने कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब दिए और भीड़ की तरफ हाथ हिलाते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसके साथ साथ उसकी टीम भी बढ़ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वह रक्षा मंत्रालय पहुंच गया और वहां पर अपनी जरूरी कामों में व्यस्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया मलिक कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर में सनम अपने ऑस्ट्रेलिया के मलिक कॉरपोरेशन के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी और एनुअल रिपोर्ट चेक कर रही थी। मलिक कॉरपोरेशन में फ्रॉड बहुत कम ही होते थे।
क्योंकि कॉरपोरेशन की हर ब्रांच में आधे से ज्यादा ब्लड ड्रगन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे जो सनम के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, तो फ्रॉड का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए मलिक कॉरपोरेशन ने सिर्फ 10 साल के कार्यकाल में अपना नाम दुनिया के टॉप 5 कंपनी में शामिल कर लिया था और वह अभी भी आगे बढ़ रही थी। मलिक कॉरपोरेशन अपने लॉयल और फेथफुल एम्प्लॉइज के लिए भी जानी जाती थी। ऐसे ही थोड़ी देर तक एनुअल रिपोर्ट चेक करने के बाद सनम ने वह के ब्रांच हेड और बाकी मैनेजर से आने वाले प्लान्स और प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया और उन्हें काफी कुछ समझाया। तकरीबन 3 घंटे तक यह मीटिंग चली। फिर सनम टॉप फ्लोर पर बने अपने हेड ऑफिस में चली गई। उसके पीछे पीछे मार्टिन भी चला गया। जैसे ही वह ऑफिस पहुंची वह अपनी चेयर पर लीन हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर उसने कहा, व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्टर हैरी रिचर्ड्स फादर? मिस्टर हैरी रिचर्ड के पिता का नाम क्या है? ये सुनकर मार्टिन जो सामने ही हाथ बांधे खड़ा था उसने जवाब दिया, मिस्टर जैक रिचर्ड। ये नाम सनम ने मन ही मन दोहराया, मिस्टर जैक रिचर्ड। फिर सनम ने मार्टिन से कहा, मार्टिन, कीप एन आई ऑन मिस्टर जैक। You know our principle, before he slaps us, we should go forward and slap him 4 times. Find out information about Mr. Jack and give the evidence of his illegal activities to the Interpol. Release all the obscene videos and photos of him on social media one by one every half an hour and give them to our media company as well. फिर उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, After all, we also have to increase our TRP. वह मन ही मन सरकाजम में हंसी। फिर उसने कहा, I want them on the street in the next 6 hours. Buy them as soon as their stock prices start falling. From tomorrow, Richards Corporation will be under Malik Corporation. Do you understand what I mean? मार्टिन, मिस्टर जेक रिचर्ड पर नजर रखो और तुम हमारा उसूल जानते हो, इससे पहले कि वह में हमें थप्पड़ मारे हमें आगे बढ़कर सामने वाले को 4 थप्पड़ मार देनी चाहिए। इसलिए मिस्टर जेक रिचर्ड की इंफॉर्मेशन निकालो, जितने भी उनके या उनके बिजनेस के बारे में जितने भी सबूत निकलते हैं उन्हें मीडिया को दे दो। अगले 6 घंटे में वह मुझे सड़क पर चाहिए। जैसे ही उनके स्टॉक प्राइस गिरनी शुरू होते हैं उन्हें खरीद लो। कल से रिचर्ड कॉरपोरेशन मलिक कॉरपोरेशन के एक अंडर आएगी। जो मैंने कहा तुम्हें समझ में आया? ये सुनकर मार्टिन को थोड़ी हैरानी हुई। वैसे तो यह उसका रोज का काम था, पर सनम कभी भी किसी की डिग्निटी पर वार नहीं करती थी, क्योंकि उसका मानना था किसी ने कितना भी बड़ा जुर्म किया हो पर उसे मरने के बाद शांति तो मिलनी ही चाहिए। उसने सनम को जवाब दिया, यस बॉस। आज मार्टिन काफी क्यूरियस था और डरा हुआ भी, पर उसने अपनी क्यूरियोसिटी के चलते पूछ ही लिया, बॉस, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? बस मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? सनम ने उसे एक नजर देखा और कहा, हम। मार्टिन ने कहा, बॉस, यू नेवर अटैक ऑन एनीवन्स डिग्निटी, देन व्हाई टुडे? बॉस, आप कभी किसी के इज्जत पर वार नहीं करती, फिर आज? मार्टिन का सवाल सुनकर सनम कुछ देर अपनी सोच में डूब गई। हाँ, वह कभी भी किसी की डिग्निटी पर वार नहीं करती थी, पर आज वार उसकी डिग्निटी पर हुआ था। वह सामने वालों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। वह उन्हें तब तक सबक सिखाएगी जब तक उन्हें अपने कमरे से निकलने तक में शर्म आए। सनम को दुश्मन पालना अच्छा नहीं लगता था। उसका मानना था कि दुश्मन फन फैलाए उससे पहले ही उसे कुचल देना चाहिए, यही उसका उसूल था। इसलिए वह अपने दुश्मन को जड़ से उखाड़ देता थी ताकि आगे चलकर उसे कोई अफसोस ना हो। अपनी बॉस को इस तरह अपनी सोच में खोया देखकर मार्टिन ने उसे आवाज लगाई, बॉस। मार्टिन की आवाज सुनकर सनम अपनी सोच से बाहर आई और उसने मार्टिन की तरफ घूरकर देखा और कहा, डू एज यू आर टोल्ड। जितना कहा है उतना करो। ये सुनकर मार्टिन चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बॉस, कोई आपकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। सनम ने कहा, हु? कौन? मार्टिन ने कहा, बॉस, आई कुडंट फाइंड आउट बट योर इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन लीक्ड। ही मस्ट हैव नोन एज मच एज एवरीवन एल्स। ही माइट हैव ओनली गॉट योर बेसिक इंफॉर्मेशन। बॉस, वह नहीं पता चल पाया, पर आपकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है। उन्हें भी उतना ही पता चला होगा जितना बाकी सभी को पता है। मुझे सिर्फ आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन ही मिली होगी। सनम ने मन ही मन कहा, हु कुड बी ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट माई इंफॉर्मेशन? कौन हो सकता है जो मेरी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है? उसने हाल ही में हुए कुछ इंसिडेंट्स के बारे में सोचा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, हर्षवर्धन कपूर। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने मन ही मन कहा, मिस्टर कपूर, इट इज नॉट सो इजी टू डिग आउट द रूट्स ऑफ सनम मलिक। मिस्टर कपूर, इतना आसान नहीं सनम मालिक की जड़ें खोदना। सनम ने मार्टिन को जाने का इशारा किया तो मार्टिन वहां से जाने लगा। सनम ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया। उसने मार्टिन को रोककर कहा, मार्टिन, आई वॉन्ट बर्थ कंट्रोल पिल्स। मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स चाहिए, लेकर आओ। वैसे तो सनम की आवाज बिल्कुल स्ट्रेट थी, पर कोई अगर ध्यान से देखे तो वह देख सकता था कि सनम की कान लाल थे। उसे ये कहते हुए काफी शर्म आ रही थी, पर बर्थ कंट्रोल पिल्स मंगवाना उसकी मजबूरी थी। अगर वह प्रेग्नेंट हो गई तब वह क्या करेगी? वही मार्टिन जो सदमे में अभी भी वहीं खड़ा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बॉस ने अभी भी क्या कहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी कान खराब हो गए।
उसने मन ही मन उन शब्दों को दोहराया, बर्थ कंट्रोल पिल्स। उसकी बॉस को इसकी क्या जरूरत पड़ गई, तभी उसे कल रात की बात याद आई। फ्लैशबैक। सनम के कॉल आने के बाद मार्टिन ने कैसे भी करके आधे घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर अरेंज कर दिया था। पर वह जैसे ही सनम के प्रेसिडेंशियल स्वीट के डोर पर पहुंचा तो उसने डोर पर 2-3 बार नॉक किया, पर सनम ने डोर नहीं खोला। वह काफी परेशान हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सनम को अंदर कुछ हो तो नहीं गया। वह काफी पैनिक हो गया था और उसे काफी डर भी लग रहा था कि सनम अंदर किसी आपातकालीन स्थिति में ना हो। पर आखिरकार वह स्टाफ से मास्टर की लाने के लिए कहने ही वाला था कि उसे दरवाजे के अंदर से हल्की कराहने की आवाज आने लगी। अंदर से एक आदमी की भी आवाज आ रही थी जो आहें भर रहा था। ये सुनकर मार्टिन की आंखें चौड़ी हो गई थी। वह सदमे में वही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद उसे होश आया। अब उसे समझ में आ चुका था कि उसने बहुत आने में देर कर दी, इसलिए उसने डॉक्टर को वापस भेज दिया और खुद अपने कमरे में चला गया। लेकिन उसे काफी बेचैनी हो रही थी। वह रात भर सो नहीं पाया। उसकी पूरी रात बेचैनी में ही निकल गई। फ्लैशबैक एंड। अब क्या होगा आगे? क्या मिस्टर जैक रिचर्ड अपने बेटे के लापता होने पर कोई कदम उठाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट एफएम विद द रॉयल क्वीन। तो आपके लिए आज की शायरी पेश है। ये रिमझिम बारिश, यह भीनी भीनी खुशबू कमाल है। ये हल्के फुहारे पानी के, ये ठंडी ठंडी हवा भी कमाल है। ये झिलमिलाती रोशनी पानी में और हाथों में किताब है। हमारे बगल में बैठे हैं आप और हाथों में गर्म चाय की प्याली कमाल है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, बर्थ कंट्रोल पिल्स। अब तक आपने पढ़ा। मार्टिन को पता चल चुका था कि उसने आने में बहुत देर कर दी, इसलिए उसने डॉक्टर को वापस भेज दिया और खुद कमरे में वापस चला गया। कमरे में वापस आने के बाद भी वह रात भर सो नहीं पाया। कमरे में रात भर मार्टिन चहलकदमी करता रहा। उसे काफी बेचैनी हो रही थी। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। फ्लैशबैक एंड। अब आगे। इंडिया रक्षा मंत्रालय हेड ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम में हर्षवर्धन के साथ साथ कुछ कैबिनेट के मंत्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कुछ मुख्य ऑफिसर्स बैठे हुए थे। भारत के सुरक्षा के तहत कुछ अहम फसलों पर हर्षवर्धन चर्चा कर रहा था। यह मीटिंगत लगातार 3 घंटे तक चली और फिर सभी ऑफिसर्स ने हर्षवर्धन को सैल्यूट किया और फिर जाने की इजाजत मांगकर कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गए। हर्षवर्धन ने फिर अपने सामने बैठे मंत्रियों से अहम मुद्दों पर चर्चा की, फिर वह भी वहां से निकल गए। मीटिंग खत्म होने के बाद हर्षवर्धन अपने ऑफिस की ओर निकल गया। उसकी सेक्रेटरी मिस टीना अपने हाथों में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स पकड़े उसके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही हर्षवर्धन अपने केबिन में इंटर हुआ, उसने मिस टीना को ऑर्डर देते हुए कहा, मिस टीना, उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन। कहते हुए वह अपने चेयर पर बैठ गया। ये सुनकर मिस टीना समझ गई कि वह किस बारे में बात कर रहा है। मिस टीना ने कहा, नो सर, मैंने हमारे सारे सोर्सेस को लगा दिया पर उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यहां तक कि मैं उसे होटल में भी अपने गार्ड्स को भेजा था, पर वहां की सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है और उसे रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाईली सिक्योर की गई है। ये सुनकर हर्षवर्धन ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, इंटरेस्टिंग मिस मलिक, आई एम इम्प्रेस्ड। मिस टीना को हर्षवर्धन की मुस्कुराहट काफी अजीब लग रही थी। असल में वह काफी मनमोहक थी। सेक्रेटरी टीना ने हर्षवर्धन को हमेशा एक्सप्रेशन लेस फेस या डेविल स्माइल के साथ देखा था, पर आज की मुस्कान कुछ अलग थी। हर्षवर्धन में कुछ तो बदलाव आया था। अब वह क्या था, वह तो हर्षवर्धन ही जाने। मुस्कुराते हुए हर्षवर्धन से जानलेवा वाइब्स नहीं आ रही थी, बल्कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और आसपास खुशनुमा माहौल पैदा हो रहा है। इसे ये साबित हो रहा था कि हर्षवर्धन सनम की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अभी ये प्यार की शुरुआत थी या सिर्फ अट्रैक्शन, यह भगवान जाने। हर्षवर्धन ने मिस टीना की ओर मुड़ते हुए कहा, उसे जाने दो, अब कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। फिर हर्षवर्धन ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और उसे केबिन से जाने को कहा। सेक्रेटरी टीना के जाने के बाद हर्षवर्धन अपनी कुछ फाइल्स पढ़ रहा था, पर उसके मन में बार बार सनम का ख्याल आ रहा था। उसकी दिलो दिमाग में सिर्फ सनम चल रही थी। वह मदहोशी भरी रात और वह सुबह सनम का गुस्से भरा चेहरा। सनम का बार बार ख्याल आने से हर्षवर्धन अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने फाइल नीचे रख दी, अपना सर चेयर से टिककर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें बंद करते ही आंखों के सामने सनम का वह खूबसूरत चेहरा आ गया। इतना होते ही उसके चेहरे पर सुकून छा गया। ऐसा लग रहा था इस एक पल में उसकी सारी थकान मिट गई हो। कुछ देर ऐसे ही सनम के ख्यालों में रहने के बाद उसने अपनी आंखें खुली और अपने आप को रिलैक्स करने लगा। फिर उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। स्क्रीन पर यश लिखा हुआ था। उसने यशवर्धन को कॉल किया था। दिल्ली के केंद्र में स्थित एक गगनचुंबी इमारत जिसके टॉप पर कपूर इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। आसपास की इमारतों में सबसे ऊंची 988 फीट हाइट की और 78 फ्लोर्स की यह बिल्डिंग कपूर इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग थी। टॉप फ्लोर पर यशवर्धन का केबिन था। अपनी चेयर पर बैठे यशवर्धन अपनी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल चेक कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने देखा कि हर्षवर्धन का कॉल था तो उसने जल्दी से पिक कर लिया। कॉल पिक करते ही उधर से हर्षवर्धन की आवाज आई, यश कैसे हो? यशवर्धन ने कहा, मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो?
हर्षवर्धन ने कहा मैं ठीक हूँ। कुछ पल रुककर यशवर्धन ने कहा कुछ हुआ है क्या भाई? हर्षवर्धन ने कहा नहीं तो क्या हुआ? यशवर्धन ने कहा आप में कुछ तो बदल सा गया है, आपकी आवाज में एक तरह की खुशी की खनक सुनाई दे रही है मुझे। क्या सुनकर हर्षवर्धन हड़बड़ा गया। उसने कहा नहीं तो तुम्हें गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हर्षवर्धन को इस तरह सफाई देता हुआ देखकर यशवर्धन हल्का सा हंस दिया। फिर उसने कहा भाई आप मुझे सफाई क्यों दे रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। यशवर्धन को इस तरह अपना मजाक उड़ाता हुआ देखकर हर्षवर्धन चिढ़ गया। उसने कहा तुम फ्री हो? यशवर्धन ने कहा क्या हुआ भाई? हर्षवर्धन ने कहा कुछ नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। यशवर्धन ने कहा ठीक है भाई, आप विला आ जाइएगा या फिर मैं आपके विला आ जाऊं? हर्षवर्धन का नहीं, मैं आ जाऊंगा, ठीक है रखता हूं। यशवर्धन का ओके भाई। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर वह अपने काम में व्यस्त हो गया। वही ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा शहर, सनम के केबिन में। सनम काफी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वैसे तो उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसके मन के अंदर काफी हलचल मची हुई थी। उसे ये सोचकर काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि उसके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मांगने पर मार्टिन उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। ऐसी सिचुएशन सनम के सामने कभी आई नहीं थी। उसे काफी एम्बारासमेंट हो रही थी, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे काफी चिंता भी हो रही थी, अगर वह प्रेग्नेंट हो गई तो तब वह क्या करेगी। अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचकर उसे काफी अजीब फील हो रहा था, इसलिए उसने प्रोटेक्शन के लिए पहले कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मंगा ली। काफी देर सोचने के बाद सनम ने अपना सर झटक दिया और कहा जो होगा बाद में देखा जाएगा। इतना कहकर सनम ने अपनी आंखें अपने कंप्यूटर पर गधा ली। फिलहाल सनम अपने वेपन के नए मॉडल पर काम कर रही थी। धीरे धीरे उसके मन से बाकी की चीजें निकल गई और वह काफी बिजी हो गई। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन ने किसी को कॉल किया और कहा हे मिस सैंडी, आई नीड अ पैक ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स एज सून एज पॉसिबल। गॉट। इतना कहकर मार्टिन ने तुरंत कॉल रख दिया। उसे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उधर दूसरी तरफ सैंडी अभी भी अपने फोन को अपने कान से लगाकर खड़ी थी। वह सदमे में जा चुकी थी, पर कुछ ही देर में उसने अपने आप को संभाल लिया। सैंडी ब्लैक ड्रैगन गैंग की एक मेंबर थी। उसका काम था अपनी बॉस के ऑर्डर्स मानना। सनम उसकी बॉस थी और मार्टिन उसके बॉस का असिस्टेंट, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे समझे मलिक कॉर्पोरेशन के ही एक ब्रांच में फोन कर दिया बर्थ कंट्रोल पिल्स के लिए। मलिक कॉर्पोरेशन हर एक फील्ड में अपनी धाक जमा चुकी थी, चाहे वह मेडिसिन हो, रियल स्टेट हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। दुनिया में बहुत ही काम बिजनेस फील्ड बची थी जिसमें मलिक कॉर्पोरेशन में अपनी धाक ना जमी हो। यहां तो मार्टिन का कॉल था बर्थ कंट्रोल पिल्स के लिए, इसलिए उसने ब्रांच में स्पेशल ऑर्डर दे दिया बर्थ कंट्रोल स्किल के लिए जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड मैंशन 2 से 3 एकड़ में फैला। यह मैंशन अपनी अमीरी के लिए जाना जाता था, पर क्या पता यह अमीरी कल हो ना हो। रिचर्ड कॉर्पोरेशन के बड़े से लिविंग रूम में एक आदमी काफी गुस्से में बैठा हुआ था। जब से मिस्टर रिचर्ड के असिस्टेंट ने बताया था कि हैरी ने बैंक्वेट में क्या किया, तब से मिस्टर जेक रिचर्ड को काफी डर लग रहा था और हैरी पर काफी गुस्सा आ रहा था। मिस्टर रिचर्ड के असिस्टेंट ने उनको बताया था कि बैंक्वेट के बाद हैरी का कोई पता नहीं चल रहा था। वैसे तो मिस्टर रिचर्ड को हैरी की हरकतों के बारे में पता था, पर क्या करे, पिता तो पिता होता है, अपना बेटा दुर्योधन ही क्यों ना हो, पिता को तो वह युधिष्ठिर ही लगता है। वैसे भी मिस्टर रिचर्ड भी धृतराष्ट्र और शकुनी से कम नहीं थे। अपनी समय में भी मिस्टर रिचार्दानी काफी गुल खिलाए थे, इसलिए तो वह आज इस मुकाम पर थे। पर उन्हें सनम की पावर का अंदाजा था। उन्होंने हैरी को मेंशन से जाते वक्त काफी समझाबूझ कर भेजा था। उन्हें लगता था कि उनका बेटा काफी टैलेंटेड है और मालिक कॉर्पोरेशन के साथ आसानी से एक दिल तो साइन कर ही लगा। आजकल मिस्टर रिचर्ड की तबीयत काफी खराब रहती है, इसलिए उन्होंने मजबूरन हरी को बैंक्वेट में अकेले भेजा था। उन्होंने हरी को जाने से पहले काफी बार चेतावनी भी दी थी, पर वह कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। हरी भी उन्हें कुत्तों में से एक था। लड़की देखी नहीं कि उसका मन डगमगा जाता था और सनम की खूबसूरती देखकर तो हरी एक सेकंड में फिसल गया था। मिस्टर रिचर्ड को उनके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड ने वहां पर हुआ पूरा वाकया सुनाया था, इसलिए उन्होंने अपने सभी कनेक्शंस अपने बेटे को ढूंढने के लिए लगा दिए थे और अपने कॉन्टैक्ट्स में फोन पर फोन किया जा रहे थे। पर उनकी बात सुनने के बाद सामने वाला कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था, इसलिए वह काफी गुस्से में थे। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन की ऑस्ट्रेलिया के ब्रांच हेड मिस्टर अकरम मलिक के साथ मिलकर कुछ ही घंटे में मिस्टर रिचर्ड के सभी इलीगल धंधों और उनके अयाशियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए थे और उन्हें लेकर वह सनम की ऑफिस की ओर चल दिया। उसके साथ ब्रांच हेड मिस्टर अकरम मलिक भी थे। कुछ देर में सनम के ऑफिस के डोर लॉक करते हुए मार्टिन ने कहा मे आई कम इन बॉस। सनम ने कहा कम इन। इसके बाद ही मार्टिन और अकरम अंदर आए और सनम को ग्रेट किया और मार्टिन ने कहा बॉस, दीज आर ऑल द डिटेल्स अबाउट मिस्टर जैक रिचर्ड।
इतना कहकर मार्टिन ने एक पेन ड्राइव सनम की तरफ बढ़ा दी। सनम ने वह पेन ड्राइव ली और अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर ली। 5 मिनट बाद सनम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी आंखों में एक कोल्ड चमक थी। मिस्टर जैक रिचर्ड ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे और इन दो चीजों से सनम को हद से ज्यादा नफरत थी। सनम मार्टिन से कहा, अटैक ऑल द बेसेस ऑफ मिस्टर रिचर्ड एंड हैंड ओवर द विक्टिम्स टू द एनजीओज एंड सेंड दोज हु आर यूजफुल टू आवर बेस फॉर ट्रेनिंग। गॉट इट? मार्टिन ने कहा, यस बॉस। फिर अकरम ने कहा, बॉस व्हाट शुड बी डन विद दोज गर्ल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज? सनम ने कहा, as we all know there are still many people in the world who needs organs, so distribute them those people. अकरम ने कहा, yes boss. अब क्या होगा आगे? मिस्टर रिचर्ड आगे क्या करेंगे? क्या मिस्टर रिचर्ड अपनी बेवकूफ की चलते सनम के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? क्या सनम और हर्षवर्धन फिर से मिल पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए ए मेरे सनम ओनली ऑन पॉकेट FM। आज आपकी खिदमत में आज की शायरी पेश है। सुनो, एक मुलाकात रखते हैं दिलों की बात रखने को। आप लाजमी है हमें, हम कहते नहीं सिर्फ कहने को। हम दीवाने हैं आपके, आप सुकून है हमारे। सारी बातें होती नहीं दिल की सर ए आम कहने को। इश्क है तो कह दीजिए ना, हम बेकरार है सुनने को। फिर एक शख्स तो होगा हमको जान कहने को। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, पनिशमेंट। अब तक आपने पढ़ा। मार्टिन ने कहा, बॉस दीज आर ऑल द डिटेल्स अबाउट मिस्टर रिचर्ड एंड हिज ऑल इलीगल बिजनेस। सनम ने कहा, हम बस ये रही मिस्टर रिचर्ड और उनके इलीगल धंधों की पूरी जानकारी, और पेन ड्राइव सनम की तरफ बढ़ा दी। सनम ने वह पेन ड्राइव ली और अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर ली और देखने लगी। तकरीबन 5 मिनट बाद उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी आंखों में एक कोल्ड चमक थी। अकरम ने कहा, बॉस व्हाट शुड डन विद दोज गर्ल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? बस हमें उन गुंडों के खिलाफ क्या करना चाहिए जो इन सब के लिए जिम्मेदार थे? सनम ने कहा, as we all know there are still many people in the world who needs organs, so distribute them among those people. Got it? जैसे कि हम सभी को पता है दुनिया में काफी लोगों को ऑर्गन्स की जरूरत है, तो उन्हें उन सब में बांट दो। समझ आया? अकरम ने कहा, यस बॉस। अब आगे? फिर सनम नहीं मार्टिन की तरफ देखकर कहा, कीप एन आई ऑन एवरी मूव ऑफ मिस्टर रिचर्ड। मिस्टर रिचर्ड की हर हरकत पर नजर रखो। मार्टिन ने हाँ में सर हिलाया और कहा, यस बॉस। फिर सनम ने अकरम की ओर देखकर कहा, यू मे गो नाउ। अब तुम जा सकते हो। अकरम ने अपना सर हिलाया और सनम को वहां से ग्रीट करके केबिन से चला गया। फिर सनम मार्टिन की ओर देखकर एकटक घूरने लगी। मार्टिन को कुछ समझ नहीं आया कि सनम उसकी ओर एकटक क्यों देख रही है। काफी देर बाद जब मार्टिन को कुछ समझ आया तो उसे काफी अनकंफर्टेबल फील होने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक पैकेट सनम की ओर बढ़ा दिया और कहा, बॉस हियर आर द मेडिसिन्स यू ऑर्डर्ड। बस ये रही वह दवाइयां जो आपने मंगाई थी। उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने में काफी शर्म आ रही थी। वैसे तो सनम को भी ये पिल लेने में काफी शर्म आ रही थी, पर क्या करे, उसकी मजबूरी थी। अगर नहीं ली तो क्या होगा अगर वह प्रेग्नेंट हो गई तो? पर वह अपनी शर्म अपने चेहरे पर नहीं दिखा रही थी, बस एक तक मार्टिन की चेहरे की तरफ घूर रही थी। घूरती हुई सनम ने वह पैकेट लिया और मार्टिन को केबिन से जाने का इशारा किया। मार्टिन सनम का इशारा समझकर सनम को ग्रीट किया और केबिन से जाने लगा। मार्टिन केबिन की दौड़ तक पहुंचा ही था कि उसे सनम की आवाज सुनाई दी। मार्टिन जब जा रहा था तब सनम को कुछ याद आया और सनम ने जाते हुए मार्टिन को कहा, 1 सेकंड। सनम की आवाज सुनकर मार्टिन पीछे मुड़ा और सनम के सामने आकर खड़ा हो गया। सनम थोड़ी देर तक चुप रही, शायद उसे काफी हिचकिचाहट हो रही थी। थोड़ी देर बाद आखिरकार सनम ने कहा, Whom did you tell about this? ये बात तुमने किस किस को बताई? ये बात कहते हुए सनम की आवाज में कुछ इनकंफर्टेबल मिन्स और स्ट्रिक्टनेस नजर आ रही थी। सनम की बात सुनकर मार्टिन ने कहा, I have told this only to Miss Sandy, but even in that I have not taken your name. मैंने ये बात सिर्फ मिस सैंडी को बताई है, लेकिन उसमें भी मैं आपका नाम नहीं लिया है। ये सब कहते हुए मार्टिन काफी डरा हुआ लग रहा था। सनम ने कहा, गुड। सनम थोड़ी देर चुप रही, फिर मार्टिन को तीखी नजरों से देखते हुए उसने कहा, इफ दिस न्यूज गोज आउट ऑफ दिस कैबिन देन यू शुड बी रेडी फॉर योर पनिशमेंट। आई अंडरस्टूड इट एंड यू कैन लीव नाउ। ये बात इस केबिन से बाहर गई तो तुम अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना, समझ में आई बात? अब तुम जा सकती हो। ये सुनकर मार्टिन काफी ज्यादा डर गया। उसे ब्लैक ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशंस की पनिशमेंट पता थी। पनिशमेंट डिपार्टमेंट किसी पर भी रहम नहीं खाता था। उसे लगभग 2 महीने पहले का वाक्य याद आ गया कि कैसे उसकी एक गलती पर उसे पनिशमेंट डिपार्टमेंट भेज दिया गया था। उसे दिन को याद करते ही उसकी रूह कांप जाती थी। जब सनम ने देखा कि मार्टिन एकटक कहीं खोया हुआ है तो वह उसे घूरने लगी और उसने कहा, मार्टिन यू आर टू ईगर फॉर पनिशमेंट। मार्टिन तुम पनिशमेंट के लिए काफी उतावले हो रहे हो। ये सुनकर मार्टिन काफी हड़बड़ा गया। उसने कहा, आई एम रियली सॉरी बॉस। इतना कहकर मार्टिन जल्दबाजी में कैबिन से निकल गया। मार्टिन के जाने के बाद सनम ने बर्थ कंट्रोल पिल्स की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद उसने अपने कैबिन में मौजूद वाटर प्यूरिफायर से पानी लिया और पिल्स खा ली। पिल्स खाने के बाद उसे कुछ चैन मिला, वरना प्रेगनेंसी के ख्याल में तो सनम को काफी विचलित कर दिया था।
प्रेगनेंसी का ख्याल आते हैं सनम को हर्षवर्धन की याद आ गई। हर्षवर्धन को बेदाग गोरा चेहरा, शार्प जॉलाइन, गहरी काली आंखें जिनमें कोई भी डूबना चाहे, उसकी 8 पैक्स एब्स और उसकी सेक्सी बॉडी। शायद हर्षवर्धन को भगवान ने काफी फुर्सत से बनाया था। अगर कोई लड़की हर्षवर्धन को देख ले तो उसे हर कीमत पर अपना बनाना चाहे। फिर सनम ने सोचा हर्षवर्धन तो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है और साथ ही साथ होम मिनिस्टर भी, तो उसे तो हरदम लड़कियां न्यूज में देखती ही होंगी। कितनी ही लड़कियां उसके आसपास मंडराती होंगी और कितनी ही उसके स्टाफ में होगी जो उसे मन ही मन चाहती होगी। कितनी है उसे पाने के लिए शादी से बचती होगी। और एक साजिश तो अभी अभी शायद कल ही रची गई थी। क्या इससे पहले भी किसी ने हर्षवर्धन को पाने के लिए साजिश रची होगी? ये सब कुछ सोचकर सनम को काफी बेचैनी फील हो रही थी। हर्षवर्धन के बारे में सोचते सोचते सनम को कल की रात याद आ गई। वह मदहोशी भरी रात वह आहे, यह सोचकर उसे अंदर से काफी गर्मी महसूस होने लगी। हर्षवर्धन के बारे में सोचकर सनम को हद से ज्यादा शर्म आने लगी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। अभी केबिन में कोई नहीं था इसलिए वह अपने इमोशंस खुलकर दिखा पा रही थी, वरना उसके चेहरा हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहता था। एक बात के लिए वह इनकार नहीं कर सकती थी, उसे रात हर्षवर्धन ने उसे पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया था। क्या होगा अब आगे? क्या सनम और हर्षवर्धन फिर से मिलेंगे? बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ और सुनते रहिए कहानी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, अतीत की किताबों के कुछ पन्ने। श्री गणेशाय नमः। अब तक आपने पढ़ा। प्रेगनेंसी का ख्याल आते हैं सनम को हर्षवर्धन की याद आ गई। हर्षवर्धन को बेदाग गोरा चेहरा, शार्प जॉलाइन, गहरी काली आंखें जिनमें कोई भी डूबना चाहे, उसकी 8 पैक्स एब्स और उसकी सेक्सी बॉडी। शायद हर्षवर्धन को भगवान ने काफी फुर्सत से बनाया था। अगर कोई लड़की हर्षवर्धन को देख ले तो उसे हर कीमत पर अपना बनाना चाहे। फिर सनम ने सोचा हर्षवर्धन तो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है और साथ ही साथ होम मिनिस्टर भी, तो उसे तो हर वक्त लड़कियां न्यूज में देखती ही होंगी। कितनी ही लड़कियां उसके आसपास मंडराती होंगी और कितनी ही उसके स्टाफ में होगी जो उसे मन ही मन चाहती होगी। कितनी ही उसे पाने के लिए साजिशें रहती होंगी और एक साजिश तो अभी अभी शायद कल ही रची गई थी। क्या इससे पहले भी किसी ने हर्षवर्धन को पाने के लिए साजिश रची होगी? ये सब कुछ सोचकर सनम को काफी बेचैनी फील हो रही थी। हर्षवर्धन के बारे में सोचते सोचते सनम को कल की रात याद आ गई। वह मदहोशी भरी रात वह आहे, यह सोचकर उसे अंदर से काफी गर्मी महसूस होने लगी। हर्षवर्धन के बारे में सोचकर सनम को हद से ज्यादा शर्म आने लगी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। अभी केबिन में कोई नहीं था इसलिए वह अपने इमोशंस खुलकर दिखा पा रही थी, वरना उसके चेहरा हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहता था। एक बात के लिए वह इनकार नहीं कर सकती थी, उसे रात हर्षवर्धन ने उसे पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया था। अब आगे सनम का भी वह फर्स्ट टाइम था। आज तक वह वर्जन थी, लेकिन कल रात हर्षवर्धन ने उसकी वर्जिनिटी ले ली थी। हमारे दिल में उस इंसान के लिए खास जगह होती है जिसने हमें पहली बार छुआ हो, उसी तरह हर्षवर्धन ने भी सनम को पहली बार छुआ था। वैसे तो सनम की अतीत की यादें काफी कड़वी थी। सनम ने अपनी 25 साल की जिंदगी में इतना कुछ देख लिया था कि वह मन की काफी कठोर हो गई थी। अपनी 25 साल की जिंदगी के अनुभव से उसने इतना तो जान लिया था कि गुड टच और बैड टच में क्या फर्क होता है। हर्षवर्धन के छूने से उसे बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ था। अपनी अतीत की वजह से सनम बहुत ही कम लोगों पर विश्वास रखती थी। अपनी सेफ्टी के लिए वह सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास रखती थी। लेकिन जब हर्षवर्धन उसे कल पहली बार मिला था तो उसे हर्षवर्धन के करीब जाने पर काफी महफूज महसूस हुआ था, जैसे दुनिया में इससे ज्यादा महफूज जगह उसके लिए कोई भी नहीं। हर्षवर्धन की आगोश में जाने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई है जो उसे हर खतरे से प्रोटेक्ट कर सकता है। हर्षवर्धन के बारे में सोते हुए उसने सुकून से आंखें बंद कर ली। सनम आंखें बंद किए हुए हर्षवर्धन के बारे में सोच ही रही थी कि उसके आंखों के सामने कुछ अतीत की किताबों के कुछ पन्ने नजर आने लगे। फ्लैशबैक। एक 10 से 15 एकड़ में फैला मेंशन जिसे ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट रंगों में रंग गया था। वैसे तो उस मेंशन के हर एक चीज में लग्जरी झलक रही थी, पर वह मेंशन काफी नेगेटिव वाइब दे रहा था। उस मेंशन के बड़े से हॉल में लगभग 400 से 500 बच्चे इकट्ठा थी जिनकी उम्र 5 साल से 20 साल के बीच थी। वैसे तो वह बच्चे काफी हेल्दी हालत में लग रहे थे, लेकिन वह काफी डरे हुए भी लग रहे थे, जैसे उन बच्चों ने अपना कॉन्फिडेंस बहुत कम उम्र में ही खो दिया हो। जैसे उनकी जिंदगी में डर के सिवा कोई इमोशन हो ही ना। उन्हीं के आसपास लगभग 100 से 150 लोग उन्हें घेरे हुए थे। पहनावे से वह लोग बॉडीगार्ड लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की शैतानी हंसी बता रही थी कि वह एक नंबर के छठे हुए बदमाश थे, जैसे भेल की खाल में भेड़िए। उनकी उम्र लगभग 25 से 55 के बीच थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे बच्चे इन्हीं लोगों से डरे हुए थे। हाल के बीचों बीच एक चेयर रखी हुई थी, उसे पर एक 40 साल का आदमी बैठा हुआ था। उसके कंधे तक आते बाल, उसकी कत्थई आंखें उसे काफी डरावना लुक दे रहे थी। उसके आसपास लगभग 3 से 4 बॉडीगार्ड खड़े थे। उनके चेहरे पर भी शैतानी हंसी थी। उसे आदमी से लगभग 2 से 3 कदम दूर एक 14 से 15 साल की लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, ना ही चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन थे। उसकी गोरा बदन जैसे न्यू बॉर्न बेबी, उसकी नीली आंखें जैसे विशाल शांत समंदर,
कंधे से नीचे तक आते काले बाल, छोटी सी उम्र में भी उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। उसे लड़की के हाथ पीछे से रस्सी से कसकर बांधे गए थे और वह लड़की उस रस्सी को खोलने की कोशिश कर रही थी। उसे लड़की के चेहरे पर काफी थप्पड़ों की निशान थे और उसे लड़की के मुंह से थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा था। उसे लड़की की खूबसूरती की वजह से सामने बैठे आदमी के अंदर वासना जाग रही थी, लेकिन उसे लड़की की आंखों में खुद के लिए डर ना देखकर उसे आदमी को काफी गुस्सा भी आ रहा था। उसे आदमी ने उस लड़की की आंखों को नजरअंदाज करते हुए और शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, सुना है आज कोमल कली गुलाब का फूल बनाने की कगार पर है। इतना कहकर पीछे मुड़कर उसने अपने असिस्टेंट की ओर देखा। उसके असिस्टेंट ने कहा, जी भाई जान, खबर पक्की है। इतना कहकर उस आदमी का असिस्टेंट शैतानी हंसी हंसने लगा। उसके चेहरे पर वह घिनौनी हंसी काफी डरावनी लग रही थी। उस लड़की ने कहा, मैंने आज तक आपने जो कहा वह सब किया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना का कहकर वह लड़की उसे आदमी की कत्थई आंखों में देखने लगी। ये सुनकर उसे आदमी को काफी गुस्सा आया। उस आदमी ने कहा, अपनी जबान पर लगाम रखो लड़की, और रही बात अंजाम की तो ये मेरा इलाका है, आज तक तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो आज क्या बिगाड़ेगी। इतना कहकर वह आदमी उठकर खड़ा हुआ और उसने उस लड़की के बालों को कसकर पकड़ लिया और आगे कहा, लड़की 5 फुट का कद नहीं और जबान देखो कैंची की तरह चलती है। आज तक तेरी बदतमीजियां सहता आया था क्योंकि मुझे लगा तू मेरे काम की है, और वैसे भी तुझे चखना भी तो है। कल की कोमल कली एक खूबसूरत गुलाब में तब्दील हो गई है, अब तुझे चखने का वक्त आ गया है। ये सुनकर उसे लड़की की आंखों में एक कोल चमक दिखाई दी और उसने उस आदमी के हाथों पर कसकर काट लिया। उसे आदमी के हाथों से खून आने लगा। इस वजह से उसे आदमी को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए उसने उस लड़की के बालों को छोड़ दिया और कहा, कमीनी तेरी ये हिम्मत। इससे आगे वह कुछ कहता कि उसे लड़की ने कहा, हिम्मत की बात करो ही मत, आगे से अगर मुझे छूने की कोशिश की तो। इतना कहकर उस लड़की ने उसे आदमी के मुंह पर अपने मुंह में जमा खून थूक दिया। अब तो उस आदमी का गुस्सा हद पार कर गया। उसने उस लड़की के बालों को फिर से पकड़ा और कहा, बज्जात तेरी इतनी हिम्मत। इतना कहकर उसने उसे लड़की के बालों को पकड़ते हुए ही उसे घसीटना शुरू कर दिया और ऊपर के कमरे की तरफ जाने लगा। ये देखकर वहां खड़े बाकी बच्चे दीदी दीदी को छोड़ दो, दीदी को छोड़ दो, ये कहकर चिल्लाने लगे और बाकी गुंडों से विनती करने लगे, पर उन बच्चों की किसी ने नहीं सुनी। अब क्या होगा आगे? कौन है वह लड़की? क्या हुआ उस लड़की के साथ? क्या वह लड़की बच पाएगी? क्या सनम और हर्षवर्धन फिर मिल पाएंगे? जाने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। जावेद अख्तर खान। श्री गणेशाय नमः। अब तक आपने पढ़ा। उस आदमी का गुस्सा हद पार कर गया। उसने उस लड़की के बालों को फिर से पकड़ा और कहा, बज्जात तेरी इतनी हिम्मत। इतना कहकर उसने उसे लड़की के बालों को पकड़ते हुए ही उसे घसीटना शुरू कर दिया और ऊपर के कमरे की तरफ जाने लगा। ये देखकर वहां खड़े बाकी बच्चे दीदी दीदी को छोड़ दो, दीदी को छोड़ दो, ये कहकर चिल्लाने लगे और बाकी गुंडों से विनती करने लगे, पर उन बच्चों की किसी ने नहीं सुनी। अब आगे वह आदमी उस लड़की को घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर के कमरे की तरफ ले जा रहा था। उसे लड़की को काफी दर्द हो रहा था। उसे लड़की ने कराहते हुए कहा, जावेद अख्तर खान मुझे मार दो, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होगी। जी हाँ, जावेद अख्तर खान यह आदमी एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन चलता था। ड्रग्स, हथियारों और मानव तस्करी करना इसका पेशा था। पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद फैलाना इसका मकसद था, खासकर इंडिया, और वह लड़की थी सनम। सनम इसी मानव तस्करी के चलते इन लोगों के चंगुल में फंस गई थी। थोड़ी देर में जावेद सनम को लेकर एक मास्टर बेडरूम में पहुंच गया। उसने सनम के बालों को पकड़कर बेड पर फेंक दिया। बेटे के दाएं तरफ कुछ दूरी पर एक व्यक्ति, उसमें हर तरह की शराब रखी हुई थी। जावेद ने वहां जाकर एक ब्रांडी की बोतल उठा ली और गटागट आधी बोतल पी ली। फिर उसने कहा, लड़की जब से तू यहाँ आई है ना, तब से मेरी नजर तुझ पर थी। देख मेरी बात मान, अगर मेरे हिसाब से चलेगी तो यहाँ पर राज करेगी। तुझे मैं रानी बनाकर रखूंगा। देख आज रात कॉपरेट करना, मैं तुझे अच्छे से खुश कर दूंगा। सनम कोई है सब सुनते हुए काफी दिन महसूस हो रही थी, पर वह ये बकवास इग्नोर करते हुए यहाँ से भागने का रास्ता सो रही थी। अब तक उसने अपने हाथों की रस्सियां खोली थी। फिर उसका ध्यान साइड की रिएक्ट में पड़े शराब की बोतलों पर गया। जावेद बैठ की उससे पहले सनम शराब की बोतलों की ओर भाग। उसने वहां से एक बोतल उठा ली और आप देखा न ताव झट से वह बोतल जावेद के सर पर फोड़ दी। कांच की बोतल अपने सर पर फूट देख जावेद अवाक रह गया, इसलिए वह समय पर रिएक्ट ना कर सका। सनम ने सोचा कि उसे जावेद के अनकॉन्शियस स्टेट से बाहर आने से पहले एक और वार कर देना चाहिए, इसलिए उसने जावेद के रिएक्ट करने से पहले एक और बोतल उठा ली और झट से वह भी जावेद के सर पर फोड़ दी। अब तो जावेद के सर से मानो खून की नदियां बहने लगी। उसे काफी दर्द हो रहा था। फिर सनम ने टूटी हुई बोतल का एक नुकीला सिरा जावेद की गर्दन पर रखा और कहा, देख अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो जान से जाओगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी यह सबसे बड़ी और आखिरी गलती होगी। फिर उसने कहा, चल अब नीचे चल। ये कहते हुए उसने जावेद गर्दन पर रखी बोतल की नोक कस दी और जावेद को नीचे ले जाने लगी। वहीं नीचे वह गुंडे वहां पर खड़ी बाकी लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे।
जब उन्होंने देखा कि सनम ने जावेद की गर्दन पर बोतल की नोक रखी हुई है और जावेद के सर से खून बह रहा है तो वह घबरा गए। उन्होंने कहा, ए लड़की, छोड़ दे भाईजान को वरना अच्छा नहीं होगा। सनम ने कहा था, ना मार दो मुझे वरना ये तुम सबकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती होगी। अब यह गलती तो तुम सब कर चुके हो। अपनी सारी हथियार नीचे रख दो। पर उन गुंडों ने अपने हथियार नीचे नहीं रखे। उनमें से एक ने कहा, ए छमिया, हम सब इतने सारे और तुम एक अकेली लड़की, हम सब का क्या कर लोगी? सनम ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा ये भाईजान अपनी जान से जाएगा। अपनी जान पर खतरा महसूस कर जावेद ने उन सभी से कहा, नामुरादों, अपनी हथियारों को नीचे रखो, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम सबकी खाल उधेड़ दूंगा। जावेद की बात सुनकर उन सभी ने हथियारों को नीचे रखते हुए कहा, भाईजान आप चिंता मत कीजिए, हम आपको बचा लेंगे। फिर सनम नहीं वहां पर खड़े बाकी के लड़कों को कहा जो सनम के साथ ही यहाँ गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, बॉयज हथियार उठा लो। वहां पर 15 से 20 साल की उम्र के लड़के काफी डरे से में खड़े थे, पर उन्हें पता था यही मौका है यहाँ से भागने का। अगर आज हिम्मत नहीं की तो जिंदगी भर यही फंसे रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने हिम्मत करते हुए हथियार उठा लिए और उन सभी गुंडों पर तान दिए। अपने ऊपर हथियारों का निशाना देखकर उन गुंडों को काफी गुस्सा आया। जावेद का असिस्टेंट बोला, नामक कुलो, तुम्हारी ये हिम्मत दो कौड़ी की औकात नहीं और हमारे सामने बंदूक तान रहे हो। उन्हीं में खड़ा एक 18-19 साल का बच्चा जो शक्ल सूरत से अंग्रेज लग रहा था, ये था मार्टिन। जी हाँ, मार्टिन। उसने कहा, यू ब्लडी बास्टर्ड, यू हैव ट्रबल्ड अस ऑल अ लॉट, गिवन अस अ लॉट ऑफ ट्रबल, नाउ इट इज आवर टर्न। यू ब्लडी बस्टर्ड, तुमने हम सभी को बहुत तंग किया है, बहुत तकलीफ दी है, अब हमारी बारी है। मार्टिन की बात सुनकर बाकी बच्चों में भी जोश आ गया। उन्होंने कसकर बंदूकें उन गुंडों पर तान दी और आंखों ही आंखों में वार्निंग देने लगी, जैसे कह रहे हो, अगर हमारे पास आने की कोशिश की तो गोलियों से भून देंगे। उन सभी बच्चों की वार्निंग समझकर उन गुंडों को काफी गुस्सा आया। जावेद के असिस्टेंट ने कहा, हरामखोरो। इससे आगे जावेद का असिस्टेंट कुछ कहता कि उसके सर से गोली आर पार हो गई थी। मार्टिन ने गोली चला दी थी। अपने साथी को मरता देखकर जावेद को काफी गुस्सा आया, पर फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकता था। अपने साथी को मारता देखकर वह गुंडे घबरा गए। उन गुंडों को घबराता देखकर उन बच्चों का जोश और भी बढ़ गया। उन सभी 15 से 20 साल की उम्र वाले लड़कों ने सभी छोटी उम्र वाले बच्चों को घेर लिया। वहां पर मौजूद लगभग 50 से 60 गुंडों को मार्टिन और कुछ लड़कों ने मिलकर गोलियों से भून दिया था। पर वहां काफी ज्यादा गुंडे थे, पर बच्चे उससे भी ज्यादा थे और हथियारों की तो पूछिए ही मत। सनम ने मार्टिन से कहा, उसे असिस्टेंट की जेब से उसका मोबाइल फोन निकालो और पुलिस को इन्फॉर्म कर दो और यहाँ की लोकेशन भी भेज दो। सनम की बात सुनकर मार्टिन ने पुलिस को कॉल कर दिया और वहां की लोकेशन भी भेज दी। पुलिस के पास अपनी लोकेशन जाता हुआ देखकर जावेद कुछ नहीं कर पा रहा था और उसके गुंडे भी हाथ पैर हाथ धरे बैठे हुए थे। सनम आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे बाकी सभी बच्चे बंदूक पड़े चल रहे थे। उन सभी बच्चों के बीच बाकी के छोटे छोटे बच्चे थे। सनम के आगे आगे सभी गुंडे अपने हाथ ऊपर किए चल रहे थे। उसे मेंशन के बाहर भी 15 से 20 गार्ड थे। जब उन सभी ने देखा कि उनके बॉस खतरे में है तो उनसे भी नहीं अपनी अपनी बंदूक के सनम की ओर तान दी। ये देखकर सनम ने जावेद की गर्दन पर अपनी पकड़ और कस दी और जावेद से कहा, अपने आदमियों को कहो कि अपनी हथियार डाल दे वरना अपनी जान से जाओगे। जावेद फिलहाल कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके सर से खून काफी बह चुका था। वह अपने होश में नहीं था। उसने अपनी इनकॉन्शियस आवाज में कहा, हथियार डाल दो। अपने बॉस की बात सुनकर और उनकी जान खतरे में देखकर गार्ड्स ने अपनी हथियार दूर फेंक दिए। सनम ने अपने पीछे खड़े लड़कों को कुछ इशारा किया। सनम का इशारा समझकर मार्टिन कुछ लड़कों को साथ लेकर वह सभी नीचे पड़े हथियार अपने साथ ले आया और बीच में खड़े बच्चों की ओर दे दिए। सनम ने मार्टिन से कहा, इन सभी को मार दो। सनम की बात मानकर उन सभी बच्चों ने धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस तरह अनएक्सपेक्टेड अटैक होता हुआ देखकर वह सभी गुंडे कुछ नहीं कर पाए। अभी सनम के पास मौका था, इसीलिए वह सभी खतरों को अभी की अभी मिटा देना चाहती थी। उसे लगता था कि दुश्मन को मौका नहीं देना चाहिए। अगर उसे मौका दिया गया तो वह कब पीठ पीछे छुरा भोग देगा पता भी नहीं चलेगा। वहां के लगभग आधे से ज्यादा गुंडों का खात्मा हो चुका था। बचे हुए गुंडों को सनम ने आगे बढ़ने का इशारा किया। सनम का ये रूप देखकर वह सभी गुंडे काफी डर गए। 15 साल की लड़की कोई ये सब कुछ करता देखकर वह काफी हैरान भी थे और कंफ्यूज भी। थोड़ी ही देर में वह सब लोग जंगल की ओर बढ़ गए। यह इलाका जंगली था, आसपास खतरनाक जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। सभी बच्चे आसपास देखते हुए सतर्कता से आगे चले जा रहे थे। जैसे ही कोई गुंडा होशियारी करने की कोशिश करता मार्टिन उसे गोली मार देता। तभी अचानक सनम को किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। क्या होगा अब आगे? किसने सनम को पीछे से धक्का दिया? क्या उन्हें बच्चों में सी कोई धोखेबाज था? ये कोई गलतफहमी? जानने के लिए पढ़ते रहे ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट एफएम विद रॉयल क्वीन। तो आज की आपकी शायरी पेश है। वक्त आ गया है खुद को तैयार करने का, मन बना लिया है मैंने इजहार कर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10, धोखेबाज रूबीना। श्री गणेशाय नमः। अब तक आपने पढ़ा। वहां के लगभग आधे से ज्यादा गुंडों का खात्मा हो चुका था। बचे हुए गुंडों को सनम ने आगे बढ़ने का इशारा किया। सनम का ये रूप देखकर वह सभी गुंडे काफी डर गए। 15 साल की लड़की कोई ये सब कुछ करता देखकर वह काफी हैरान भी थे और कंफ्यूज भी।
थोड़ी ही देर में वह सब लोग जंगल की ओर बढ़ गए। यह इलाका जंगली था, आसपास खतरनाक जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। सभी बच्चे आसपास देखते हुए सतर्कता से आगे चले जा रहे थे। जैसे ही कोई गुंडा होशियारी करने की कोशिश करता, मार्टिन उसे गोली मार देता। तभी अचानक सनम को किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। अब आगे, सनम को किसी ने पीछे से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से सनम की पकड़ जावेद से अचानक छूट गई। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही सनम की पकड़ जावेद से छूट गई, वैसे ही कांच का नुकीला सिरा जावेद की गर्दन में और अंदर घुसता हुआ बाहर निकल गया। जावेद की गर्दन पर एक गहरा जख्म हो गया था, जिससे उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। जावेद को जख्मी होता देख उसके गुंडे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। अब तक जावेद का काफी खून बह चुका था, इसलिए वह अपने पूरे होश खो रहा था। सनम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे रुबीना खड़ी थी। रुबीना उम्र 19 साल, सांवला रंग, काले सुनहरे बाल। जहां सभी की यहाँ हालत खराब थी, वही रुबीना अभी भी अपना स्टाइल मेंटेन की हुई थी। उसका मेकअप, उसके कपड़े बिल्कुल अच्छे और न्यू फैशन के लग रहे थे। जब पहली बार रुबीना इस आतंकवादी संगठन के चंगुल में फंसी थी तो वह काफी डरी सहमी रहती थी, पर धीरे धीरे वह इस माहौल में ढल गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह अगर संगठन के खिलाफ गई तो वह जिंदा नहीं बचेगी। इस संगठन के साथ हाथ मिलाने में ही उसकी भलाई है। धीरे धीरे वह अपने हुस्न का इस्तेमाल करते हुए उन गुंडों और जावेद के करीब जाने लगी। फिलहाल वह मात्र 19 साल की उम्र में जावेद की रखेल थी। रुबीना ने सनम को भी काफी मनाने की कोशिश की थी कि वह इस संगठन से हाथ मिला ले, संगठन के खिलाफ न जाए, पर सनम ने रुबीना की बात कभी नहीं मानी और ना ही बाकी बच्चों ने। सनम और बाकी बच्चे हमेशा यहां से भागने की कोशिश करते रहते थे, इसीलिए जावेद ने ये बेस शहर से दूर एक जंगल के अंदर बनाया था। रुबीना को अपने हुस्न पर काफी घमंड था। उसे ऐसा लगता था जैसे अगर एक बार वह अपनी अदाओं का जलवा दिखाए तो सारे मर्द उसके पीछे पागल हो जाएंगे। पर जब भी जावेद रुबीना को छूता था तो उसे रुबीना के अंदर सनम का चेहरा दिखाई देता था, इसलिए इंटीमेसी के वक्त जावेद हमेशा सनम का ही नाम लेता रहता था। इसलिए रुबीना को धीरे धीरे सनम से नफरत होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे सनम की वजह से उसका वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पर रुबीना ने ये नफरत सनम, मार्टिन और बाकी बच्चों के सामने कभी नहीं दिखाई। उसने हमेशा दूसरों के सामने एक डरी सहमी और मजबूर लड़की की छवि बनाए रखी थी। इसीलिए सभी बच्चों को लगता था कि उसे जावेद के करीब जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, पर असल सच तो कुछ और ही था। जैसे ही रुबीना ने सनम को पीछे से धक्का दिया, सनम भी थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी और उसकी पकड़ भी जावेद से छूट गई। सनम ने पीछे मुड़कर रुबीना की ओर देखा। अब रुबीना पर सनम, मार्टिन और सभी बच्चों की नजरें थी। मार्टिन ने कहा, रुबीना, हाउ डेयर यू पुश सनम? आर यू इवन अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग? रुबीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सनम को धक्का देने की? तुम होश में भी हो कि तुम क्या कर रही हो? पर सनम शांत रही, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यहां से सेफली निकालने का वक्त अब निकल चुका है। अब आर या पार की लड़ाई थी। उसने एंजेलिना से कहा, कैच दिस बास्टर्ड। इस कमीनी को पकड़ लो। फिर मार्टिन और बाकी लड़कों से कहा, नाउ इट्स अ डू और डाई बैटल, सो हुएवर यू सी, शूट हिम स्ट्रेट इन द हेड। अब आर या पार की लड़ाई है, इसीलिए जो दिखे उसके सीधा सर पर गोली मार दो। फिर वही खड़ी सैंडी के हाथ से AK-47 लेकर उन गुंडों के सर पर निशाना लगाते हुए सैंडी से बोली, टेक ऑल दीज चिल्ड्रन एंड रन अवे टू द फॉरेस्ट ऑन द नॉर्थ साइड एंड डोंट लुक बैक। इन सभी बच्चों को लेकर तुम नॉर्थ की साइड के जंगल की तरफ भाग जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। सनम के पास यही थोड़ा वक्त बचा था। इससे पहले कि वह सभी गुंडे अपना कंपोजर रीगेन कर ले, उसे ज्यादा से ज्यादा गुरों का खात्मा करना था। सैंडी सनम को इस तरह छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह वक्त बातचीत करने का ही नहीं है, इसीलिए उसने सभी बच्चों को कहा, किड्स, रन क्विकली टू द नॉर्थ। बच्चों, जल्दी से नॉर्थ की तरफ भागो। सभी बच्चे घबराए हुए सनम और मार्टिन की तरफ देख रही थे। ये देखकर एंजेलिना ने अपने पास खड़ी लीना और बाकी लड़कियों को जल्दी से कहा, पिक अप ऑल द लिटिल चिल्ड्रन इन योर आर्म्स एंड रन क्विकली टूवर्ड्स द नॉर्थ। सभी छोटे बच्चों को अपने गोद में उठाओ और जल्दी से नॉर्थ की तरफ भागो। वह लड़कियां काफी घबराई हुई थी, पर सिचुएशन ऐसी थी कि उन्हें हिम्मत दिखाने ही थी, इसलिए उन्होंने एक एक बच्चों को उठा लिया और नॉर्थ की तरफ भागने लगे। नॉर्थ की तरफ का जंगल भी काफी घना था, लेकिन शायद उसे तरह से चलती गाड़ियों की आवाज आ रही है। शायद नॉर्थ की तरफ हाईवे था। उधर सनम, मार्टिन और बाकी लड़के उन गुंडों को कुछ करने का मौका नहीं दे रहे थे। जो भी सामने आ रहा था उनके सिर पर गोली मार रहे थे। रुबीना एंजेलिना से छूटने की काफी कोशिश कर रही थी, पर छूट नहीं पा रही थी। एंजेलिना की पकड़ रुबीना पर काफी कसी हुई थी। अपना सारा गुस्सा एंजेलिना रुबीना पर निकल रही थी। रुबीना को छटपटाते देख अंजलि नई उसे 2-3 थप्पड़ भी जड़ दिए थे। रुबीना को छटपटाते देख मार्टिन ने सनम से कहा, समथिंग हैज टू बी डन अबाउट हर। उसका कुछ करना पड़ेगा। मार्टिन की बात सुनकर सनम नहीं कुछ नहीं कहा, पर पीछे मुड़कर बिना के सर पर सीधा गोली मार दी। सनम का यह मूव देखकर सभी लोग दंग रह गए थे। सनम की डिक्शनरी में धोखे के लिए माफी नाम की कोई चीज थी नहीं। उसका मानना था जो एक बार धोखा दे सकता है वह बार बार धोखा जरूर देगा। वही जावेद के गुंडे सनम के ओर से अटैक से बौखलाए हुए थे। जावेद के गुंडों में असलम उसका खास आदमी था।
जब असलम ने देखा कि सनम का ध्यान भटक चुका है तो उसने पास ही के एक लड़के के हाथ से बंदूक छीन के सीधा सनम की ओर गोली चला दी। इसी के साथ सनम अपने ख्यालों से बाहर आई। क्या होगा अब आगे, क्या हुआ था सनम की अतीत में, जानने के लिए पढ़ते रहिए ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट एफएम विद रॉयल क्वीन। आपके लिए आज की शायरी पेश है। तुम जैसे नदी का बहता जल, मैं ठहरा हुआ किनारा हूँ। तुम जैसे तारों भरा आसमां, मैं चांद कभी पूरा कभी अधूरा हूँ। तुम जैसे मौसम की शीत हवा, मैं बादल एक आवारा हूँ। तुम जैसे दीपक का उजाला, मैं लौ की परछाई का अंधियारा हूँ। इतने दूर है इतने पास, हम फिर भी सदा तुम्हारा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।